आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन, आप लोग ठीक-ठाक होंगे और आप अच्छे जा रहे होंगे। ये वीडियो हमारी मैथमेटिक्स पेपर 1 के लिए 4024 अकाउंटिंग इंशाल्लाह इसके बाद बनाएंगे। स्टार्ट करने से पहले देखो, इस वीडियो में सिर्फ जो है मेजर मिस्टेक्स कवर करूंगा, वो जो ट्रिक्स होती है वो कवर करूंगा। मैं इसमें हर टॉपिक को टच नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियस बात टाइम कम है। मैंने नोट्स ना भी डाले हैं और मैं बाकी सब्जेक्ट का तो कह देता हूँ, लेकिन इसके जो नोट्स हैं वो वाकई मेरे ये कि मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा बेनिफिट देंगे। हर चीज़ को डिटेल से बताया हुआ है, कोई फार्मूला कंस्ट्रक्ट किस तरह होता है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसमें जो मेन ट्रिक्स हैं फार्मूलाज की वो हो गई आपकी उस फार्मूला की। इसके अलावा ये कि आपका मुख्तलिफ चैप्टर्स की एप्लीकेशन किस तरह है, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, तमाम चीज़ें में डिस्क्राइब की है। उसको ज़रूर देख लेना। मैं नीचे पेड कमेंट में नोट्स का लिंक डाल दूंगा, वरना गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा एजुकेटर चेंज मैथ्स नोट्स, ठीक है, आपको मिल जाएंगे ओ लेवल मैथ्स नोट्स, ठीक है। इसमें हम बताएं कि जितना हो सके कवर करेंगे। आज हम लोग ऑब्वियस बात है इसको कंप्यूटर बना रहे हैं और स्टार्ट में जरूर कहना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है आफ्टर 2 इयर्स ऑफ फ्री एजुकेशन मेरे पास आज इतनी इक्विपमेंट जरूर पड़ी है कि हम लोग बहुत अच्छी इंशाल्लाह वीडियो बना पाएंगे इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वीडियो, ठीक है। कुछ वीडियो मुझे यूज़ करने भी नहीं आ रही, आ जाएगी मुझे इंशाल्लाह से बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं यार। मैं अपने नोट्स से आमतौर पर इस तरह बनाता हूँ, सामने पर नजर आ रहे हैं ना, ये मैं वीडियो के नोट्स बनाता हूँ। एक चीज़ तो ये कि यार मैथ्स में हमेशा अपनी वर्किंग जरूर शो करो, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आपको जो क्वेश्चन भी 1 मार्क्स ज़्यादा होगा ना, उसमें आमतौर पर वर्किंग के मार्क्स होते हैं, इन स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। गलती हो जाए फाइनल आंसर में तो स्टेप के मतलब मार्क्स मिल जाते हैं। कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक भी होती है। कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऊपर स्टेप में गलती कर दी तो नीचे अगर आप उसी हिसाब से सॉल्व करते जा रहे हो तो कम से कम उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। हर क्वेश्चन में होता है, कुछ क्वेश्चन में होता है, ठीक है। बाकी जो कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। कभी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे जो आप देखो, अगर पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो टेक्निकली वो आप विदिन मिनट कर लेना चाहिए अपने ज़हन से। पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टेक्निकली 3 से 5 मिनट में आपको उसे कर लेना चाहिए। समझाने वाली बात करना चाह रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसका रीजन ये कभी भी वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन को ऐसा नहीं देगा जिस क्वेश्चन के अंदर आपको उसकी जरूरत पड़े। क्या होता है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। ये अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उस क्वेश्चन की ट्रिक नहीं आती है। बहुत सारे से बात करेंगे, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जो रह जाए मैं उसके लिए कह रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास, काफी मैंने अकाउंटिंग की वीडियो बनानी है इसके बाद, तो जो रह जाए उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसको नोट्स को जरूर देख लेना। मैंने हर तरह की ट्रिक्स उसमें एक्सप्लेन की है, ठीक है। जो मुश्किल चैप्टर्स हैं, आपका प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इस तरह के सारे चैप्टर्स की हैं, ठीक है। पहले आ जाते हैं, मतलब मेरी राइटिंग को अवॉइड करना। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मुझे बच्चे पूछते हैं बुरी राइटिंग जो मार्क हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी राइटिंग कितनी बुरी है, ठीक है। उसको देख के आप खुद समझ जाओगे कि हाँ बुरी राइटिंग मार्क होती है, जब तक वो समझ आ रही है। अच्छा, अब इसमें देखो, पहली बात हमारे पास आमतौर पर पेपर में ना ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, 90% पेपर जो होगा उन चैप्टर से होगा जिनको हम इजी समझते हैं। इजी समझने के चक्कर में हम उनका ध्यान से तैयारी नहीं करते हैं। हम ध्यान तैयारी नहीं करते तो फिर हमारा उसमें नुकसान होता है, ठीक है। आमतौर पे ये वही चैप्टर्स होंगे जिस तरह आपको फ्रैक्शन हो गया, इंडिसेस हो गया, इस तरह के चैप्टर्स। तो इनके रूल से बात कर लेते हैं ताकि रूल में रिवाइज हो जाए एक दफा से। देखो, फ्रैक्शन के अंदर जो कुछ रूल्स आपको बताने चाहिए। अगर आपकी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन बी का क्वेश्चन आया था, तो मेरा ना हाथ से पक्का नहीं, काफी अच्छा हो गया, मैं देखूं खा के देखूं मिल जाएगा, देखता हूं कैसे नहीं ऐसे ही होगा। अच्छा, जो समझाने वाली बात है, बात मैं समझा रहा था आपको कि हमारे इसमें मुख्तलिफ रूल्स होते हैं। देखो, अगर आपको फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये बीच में हमारे साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन आता है तो आपने उसके अंदर पहले उसको सिंपलीफाई करना है। एग्जांपल है, हमारे पास यहाँ 4 दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ 10 दिया हुआ है, ठीक है। मेरी 10 देखो ना, मैं 10 16 लग रहा है, अल्लाह माफ करे। अच्छा, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ हम इससे फर्ज करें 8 दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन का रूल पहला क्या है कि उसको ऑब्वियस बात है पहले सिंपलीफाई करोगे, ठीक है। 2 1 2 2 4 8। आप चाहो तो इसको इससे भी कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं नहीं सर हमारे सर कहते पहले उसको करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कर। ये ना हो कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करने लग जाओ, वो गलत चीज है, ठीक है। मेरी लाइट फिकर कर रही है, मुझे कल सही करनी पड़ेगी भाई, मेहरबानी कर यार। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखो 4 1 4 हमारे पास 4 1 4, ये हमारे पास का आंसर 1/10 आ गया। सिंपल सी बात है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें सिंपलीफिकेशन करनी है, डिवीजन में सिंपलीफिकेशन करनी है। हाँ, फर्क क्या है डिवीजन के अंदर? फर्स्ट में ये क्वेश्चन दिया होता 4/10 डिवाइडेड बाय 2/8, तो पहले हमने इसको रेसिप्रोकेट कर लेना है, ठीक है। इसको ये के अंदर उल्टा कर लेना है, मुश्किल वर्ड को साइड से निकालते हैं। ये हमारे पास हो गया 4/10 हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/2। आगे हमने फिर वही स्टेप करना है, हमने इसको सिंपलीफाई करना है। ऑब्वियस बात है, आंसर डिफरेंट आएगा। मसला आमतौर पे आता है बच्चों को एडिशन के अंदर। देखो, एडिशन में कुछ चीजें याद रखने वाली है, पहले बेस करते साथ साथ एडिशन में जो चीज याद रखने वाली है वो ये होती है कि इन एडिशन आपने पहले उसका वो देखना है, क्या होता है उसका डिनोमिनेटर देखना है। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, ये चीज समझने वाली है। डिनोमिनेटर आपने इसलिए देखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली उसको प्लस या माइनस कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज आती है, वो कहता है कि यार 4/10, सॉरी मेरा 10 बड़ा यूनिक होगा इस बार वाला, जमा वो कहता है हमें 5/10, एग्जांपल है, ठीक है। पहले आप इसको ऑब्वियसली बात है, जब आपको डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है ना, तो पहले इसको प्लस कर लेना, यानी या माइनस जो भी करना करना। ये हमारे पास हो गया 9/10। अब देख लेना कि इसकी सिंपलीफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर,
पहले इसको सिंपलीफाई करना बैठ जाना, प्लस माइनस के क्वेश्चन में शुरू में सिंपलीफाई ना करने बैठ जाना, इसको सिंपलीफाई करना शुरू कर दो, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है, आपको इसमें मुश्किल होगी। इस तरह अगर आपको माइनस आता है आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसके अंदर पहले हमें उसका वो लेना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम एचसीएफ का तरीका सुन लो। सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो प्राइम नंबर्स हैं जिससे वो डिवाइड हो रहा है उसका निकालो कि किसमें कौन सा आ रहा है। एलसीएम के अंदर आपने ये करना है कि जो पहले जो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है आपस में, फिर उस हाईएस्ट वैल्यू के वो नंबर्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं, उसके बाद आपने जो अनकॉमन नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। और जो आपकी एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसके अंदर आपने सिर्फ कॉमन नंबर्स के दो सब में जो चीजें कॉमन आ रही हैं आपके डिनोमिनेटर्स में उनकी लोएस्ट वैल्यू लेनी होती है। ये सिंपल ट्रिक है, मैंने नोट्स में एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स से एक और चीज याद रखो। प्राइम फैक्टर्स से क्या चीज याद रखनी है यहाँ पे? हाँ, वन एक प्राइम नंबर नहीं होता। देखो यार, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, कॉमन सेंस की बात है। एक प्राइम नंबर के दो डिवाइडर्स जरूर होते हैं, उसके एक को खुद उससे डिवाइड करता है, एक उसका नंबर 1 डिवाइड करता है। अब नंबर 1 का सिर्फ डिवाइडर है वो खुद भी और नंबर 1 भी, उसके दो नहीं है, जिसके दो होंगे वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 से प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट हो रहे होते हैं। ये हमारी सिंपल ट्रिक आ गई। जो हमारा फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक या दो नंबर का होगा, इसे मार्क्स ना खराब करना। देखो पेपर में मार्क्स बनाने होते हैं, मार्क्स बनाने नहीं होते। एक तरफ दो हमारे दो नंबर सेट हो गए। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, उस पर हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब आगे अगर आपको डेसिमल वैल्यूज देता है, देखो डेसिमल वैल्यूज देने में दो तरह के तरीके होते हैं उसको हल करने के। आपको जो तरीका आसान लगता है आप उससे कर लो, ठीक है। फर्स्ट आपको कहता है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ठीक है। अब आम तौर पे गलती कहाँ होगी? बच्चों को ये समझ नहीं आता कि यार इसके कितने हमारे पास डेसिमल प्लेसेस आएंगे आंसर्स के अंदर, ठीक है। सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फर्स्ट वाले के, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दूसरे वाले के आपस में प्लस कर दो। इसका एक डेसिमल प्लेस है, इसका दो डेसिमल प्लेस है, हमारे आंसर के 3 डेसिमल प्लेस होंगे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। फिर ये बात समझा रहा हूँ कि जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। प्लस माइनस में ऐसे नहीं होगा, प्लस माइनस का तरीका दूसरा है, उस पर बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। क्लियर होगी बात? उसके बाद आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करो जो हमारा सिंपल होता है, यानी फिर बाकी हर चीज साइड रख दो। 8 2 16 होता है ना। हमें देखो पहला स्टेप आ गया, स्टेप 1 हमारे पास आ गया, हमने काउंट कर लिया कि हमारे जो है, मेरी राइटिंग माफ कर दो बहुत गंदी है। अच्छा, उसमें दोनों में कितने हुए? यहाँ हमारे पास 0.8 था, ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लाई था 0.02। हमने इसमें देखा इसमें हमारे पास दो डेसिमल प्लेस थे, इसमें एक डेसिमल प्लेस था, 1 + 2 हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस का आंसर होगा। यानी ये तो क्लियर हो गया। अब सेकंड हमने क्या करना है, हमने जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कीपिंग असाइड द जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड, ये जो एक्स्ट्रा जीरो है, इसके बाद ऐसे होता तो उसको नहीं करेंगे, लेकिन ये कि हमारे पास एक्स्ट्रा जीरोस हैं इनको साइड रख के हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 2 हमारे पास आ जाता है 16, ठीक है। अब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? हमने 0 पॉइंट लगा के राइट साइड से, यानी जो हमारे पास देखो हमारे पास आंसर होगा 3 डेसिमल प्लेस का, बात समझ आ गई है। हमने जो राइटेस्ट मोस्ट पार्ट है ना वहां से अपना आंसर फिल करना शुरू करना है। यहाँ हमारे पास राइटेस्ट मोस्ट पार्ट है, ये वाले दो डेसिमल प्लेस तो इसके बाद आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ये हमारा सिंपल आंसर है। स्टेप 1 हो गया काउंट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 1 2 3 इनको यानी हमारे दोनों मिला के कितने हैं, फिर हम लोग सिंपल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 यानी हमारे पास बेसिकली 8 × 2 वाली वैल्यू जो आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, हमारा आंसर बनेगा यानी कि 0.0003 डेसिमल प्लेस बनेगा ना। इसमें तो जो राइट मोस्ट डेसिमल प्लेस है वहां पे हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, हमारा आंसर इजी हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल मेथड है उनके लिए जिनको अभी तक तरीका नहीं आता कि इसमें कॉमन गलतियां हो जाती हैं। इसमें कॉमन गलतियां हो रही है ना, उन चीजों से कॉमन गलतियां निकालो अपनी, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड का क्या होता है? दूसरा मेथड ये कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है लेकिन आंसर गलत करने से वो मेथड बहुत बेहतर है, ठीक है। आपके पास इसमें उसका तरीका क्या है? चाहिए देखना क्वेश्चन में उसने कहा क्या है। क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि उसको डेसिमल में ही आंसर चाहिए। अगर उसने नहीं कहा कि डेसिमल में ही आंसर चाहिए, ठीक है, तो फिर आप उसका फ्रैक्शन में आंसर दोगे, ओ यानी और इक्विवेलेंट हो जाता है, मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास था 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ऐसे ही था ना, यही हमें क्वेश्चन दिया था मैंने। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चीज क्या आती है? यहाँ हमारे पास हो जाएगा, अगर नहीं दिया था तो मेरा क्वेश्चन से मुराद ये दिया ना, उन्होंने बहुत बात कर दी। अच्छा खैर, अब यहाँ हमारे पास देखो हम इसका ये रिमूव करेंगे ना डेसिमल, तो इसके बाद डेसिमल रिमूव करके 1 लगता है, उसके बाद देखते हैं कितने जीरो हैं, यानी कितने वैल्यूज हैं। यहाँ हमारे पास एक वैल्यू है 10 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, यहाँ डेसिमल रिमूव करेंगे, हमारा 2 के नीचे 1 लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 2 50 100। उसके बाद हमारे पास 2 4 8 2 25 50 2 2 4 2 5 10। तो हमारे पास ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 125, जिसका हमारे पास आंसर आता है। आप इसको कैलकुलेटर कर देखो, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ चेकिंग करने इसको आप चेक क्रॉस चेक करते हो, तो क्रॉस चेक करके हम देख लेते हैं हमारे पास क्रॉस चेक करके क्या आता है। 2 डिवाइडेड बाय 125 क्रॉस चेक करके हमारे पास पता नहीं आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा, 0.1016 कोई आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा उसका, अगर उसने हमें नहीं कहा हुआ कि हमने डेसिमल में ही आंसर देना है, उसने
रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आंसर डेसिमल में होना चाहिए, तो हम लोग ये आंसर देंगे ओ यानी और इक्विवेलेंट के अंदर हमारा मार्क हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये दो तरीके हमारे इसको करने के, जो तरीका आसान लगे उससे कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मकसद ये है कि मार्क्स बचाओ। देखो हमारे तकरीबन 3 से 4 नंबर पेपर के हमारे डन हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है ऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन। यार ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन में चीज आती नहीं, ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन से मुराद ये जहां वो आपको कहता है कि यार ये वैल्यूज हैं 17/20, ठीक है, 0.8, उसके बाद वो कहता है फर्स्ट को आपको कहता है 3/4, फिर कहता है आपको एग्जांपल है 83%, ठीक है, फिर आपको कहता है 0.75 ये उस पे ये डॉट डाल देता है। सबका ना मतलब समझने का क्या होता है। देखो पहली चीज तो ये है, आपने इन तमाम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बच्चे फ्रैक्शन में कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। इन सबको आप करोगे डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया एक एग्जांपल ये वाली, जहां आपका बहुत मुश्किल है डिवाइड करना। उसका तरीका क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा आपका बाहर वाला पार्ट उसका, ठीक है, जो आपकी डिवीजन होती है, सॉरी डिवीजन का साइन हमारा यू होता है, गलत बना दिए, 20 आपका बन जाएगा इसका जो हमारा डिवीजन का, ये हमारा स्क्वायर रूट वाला साइन नहीं है, ज़हन रखना, डिवीजन वाला साइन है। 20 हमारा डिवाइडर बन जाएगा, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब हमारे पास ऑब्वियस बात है 20 17 से बड़ा, इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तरीका क्या होगा, हम यहाँ पे करेंगे 20, यहाँ हम करेंगे 17, हम यहाँ पे एक 0 पॉइंट लगाएंगे, पहले 0 पॉइंट में एक 0 मिल जाएगा। खुदा ना खास्ता हमें एक और 0 की जरूरत होती तो फिर हम ऊपर एक 0 और लगाते हैं, फिर 0 लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जरूरी बात है, बच्चे कई बार 0 लेते जाते हैं, गलती कर देते हैं। यहाँ हमें एक 0 की जरूरत है तो हमारे पॉइंट के साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा 0 होते तो 0 और लगाते हैं। ये हमारे पास हो गया 20, हमारे पास हो जाता है 21, 22, 26 और 28 और 160। ठीक है, तो 8 हो गया हमारे पास, मेरा 55 इसका आंसर आएगा। खैर 160 हमारे पास 10 आ गया, उसके बाद अच्छा अब फिर वही बात है, जब हम लोग डेसिमल लगा चुके हैं ना, ये बात ध्यान रखो, जब हम डेसिमल लगा चुके हैं ऊपर यानी अपने आंसर के अंदर जो हमारा उसका आंसर आ रहा है, तो हम लोग हर स्टेप पे एक 0 मुफ्त का ले सकते हैं। यहाँ हमने एक 0 मुफ्त का हमने और ले लिया। ठीक है, अगर हमें इस 0 से ज्यादा चाहिए होता तो फिर हम उसके आगे 0 यहाँ पे और लगाते हैं। यहाँ हमारे हमने हर स्टेप पे एक 0 लिया है तो हमें और लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 25 से 100 हो गया, 85 बनता है। ठीक है, 100 ये हमारे पास 0 आ गया, पूरा हो गया। ठीक हो गया जी, तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया 0.85 में। ये हमारा ऑलरेडी 0.8 के अंदर है। 3/4 का आपको वैसे ही पता होगा, वरना इसको इस तरह आप करके भी देख सकते हो। 3/4 होता है 0.75। ठीक है, 83% का मतलब क्या है, जब परसेंटेज में आ जाए वैसे तो 83% मतलब है 0.83, आसान तरीका, खुदा ना खास्ता नहीं आता। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि आपने 83 को डिवाइड बाय 100 करना है। हमें पता है कि हम जब इस तरह किसी भी 10 के मल्टीपल से डिवाइड कर रहे होते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 जो भी, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पॉइंट लगा के इसके अंदर थोड़ा सा गंदा दिखा के इसको साफ करता हूँ पहले, सॉरी। मकसद ये है कि मैं अगर राइटिंग अवॉइड करूँ, राइटिंग बहुत गंदी है। अच्छा खैर समझा के रहा था, जो समझाने वाली बात थी, अगर आपने यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ दिया हुआ है 83/100। ठीक है, अब अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्टली उसके अंदर, एक तरीका तो ये है कि इस तरह कर लो, ये बहुत लंबा तरीका है, कोई फायदा नहीं है इसका। तरीका ये होता है कि 10 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ पहले आप एक डॉट लगाओ, इसका 1 उड़ा दो, ये 1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखना है कि डॉट के बाद हमारा कितनी वैल्यू जो है डॉट के अंदर आएगी। यहाँ पे 2 0 है ना, तो ये दोनों वैल्यूज डॉट के अंदर आ जाएंगी। अच्छा अगर फर्ज करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हमारे पास होता है 83/10। ठीक है, तो हमारा जो डॉट लिखने वाला एक वैल्यू है ना, यहाँ से आप राइट साइड से काउंट करना शुरू करते हैं। राइट साइड पे पहली वैल्यू ये हो गई, ये हमारी इसकी वजह से उड़ गई। ठीक है, तो हम इसके बाद जो डॉट लगा देते हैं। हमारे पास फर्ज करो होता है 83/1000, यहाँ से काउंट करना शुरू करो, एक वैल्यू ये गया, एक वैल्यू ये गया, एक और वैल्यू चाहिए, हम एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये गया, यहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं, हमारा 0.083 बन जाता। तो इसको राइट साइड से काउंट करके उतनी वैल्यू गिनते जाएगा, उसके बाद आप डॉट लगा दिया करो, यानी एक वैल्यू गिनी, एक आ गया, 2 वैल्यू 2 आ गया, 3 वैल्यू 3 आ गया, इस तरीके से। खैर यहाँ हमारा वैल्यू आ गई 83/100, वैसे ही पता है कि परसेंटेज का 0.83 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.83 वैल्यू यहाँ पे ये आ गई इसकी 0.83 की वैल्यू 0.7, अच्छा 0.75 रेकरिंग का मतलब ये है कि हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब इसमें हमारे पास हमें ऑर्डरिंग करनी है। ये हॉट से पढ़ना कि वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या है, ये गलती ना करना। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है सबसे स्मॉल वैल्यू हमारे पास यहाँ मेरी गलती नहीं सारी हो गई। हाँ, ये सबसे स्मॉल वैल्यू ये इससे बड़ी है, क्योंकि हमारे पास इसमें 7 आगे 5 कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज में कहूँ 75 रुपए, एक में कहूँ 75 रुपए और 55 पैसे और आगे चलता जाए, तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा है। ये सबसे छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया। ठीक है, उस पर हमारे पास ये उससे बड़ा हो गया, ये हमारा उससे बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया। अब यहाँ पे एक और गलती क्या होती है, बच्चे अक्सर जो होते हैं जो कन्वर्टेड वैल्यूज होते हैं वो आंसर में क्या लिख आएंगे, वो आंसर की जगह पे लिखाएंगे 0.75, 0.7555, 0.8। अब ये गलत है, रीजन क्या है, हमने अपना आंसर ढूंढ रहे हैं इस मेथड से। ठीक है,
लेकिन हमने अपना आंसर लिखना है ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर। यहाँ अपना आंसर लिखेंगे इनकी ओरिजिनल वैल्यूज में। इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 3/4, हमारी पहली वैल्यू हो जाएगी 3/4। इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास 0.75 रेक्यूरिंग, हमारे पास ये हो जाएगी। इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास यही सेम 0.8। इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास 0.83 की 83%, और फिर हमारे पास 17/20। हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यूज का आंसर देना है, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक होती है, अवॉइड करना। अच्छा, और हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ, मैं जो दिन में बातें आ रही बताता हूँ आपको। जो आपके आ जाता है, कभी कहता है कि राइट टू इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका, ये आसान तरीका होता है। एक तो जो आपका वो है ना, क्या होता है, अंडर रूट जो होता है ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, अंडर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, ये आपकी इरेशनल हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका ये जो जितने भी सिंबल्स हैं, पाई हो गया, यानी आम तौर पे पाई को ध्यान रखो अपने इस लेवल के ऊपर, यानी कि मैथ के लेवल के ऊपर लेवल पे पाई, ये आपकी जो होती है इरेशनल वैल्यूज होती है। तरीका, कॉमन तरीका क्या होता है इरेशनल वैल्यूज को डिवाइड करने का? ऐसी वैल्यू जिसको आप एक परफेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में ना चेंज कर सको, ठीक है। जो रेक्यूरिंग वैल्यूज हैं, ये याद रखना, एक रेक्यूरिंग वैल्यू जो है 0.75 रेक्यूरिंग जिस तरह है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में एक तरीके से तब्दील हो सकती है। तो ये वैल्यूज आपकी रैशनल नहीं होती। जब आप आगे ऐड मैथ पढ़ोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां इसका तरीका भी दिया होता है जो मुझे याद है, ठीक है। खैर, हम लोग ये बात कर चुके हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा टाइम बहुत कम रह गया है। अच्छा, परसेंट ऑफ समथिंग, कॉमन मिस्टेक, वो आपको कहता है राइट 45% ऑफ 30, ठीक है। बच्चे करेंगे डिवाइड कर देंगे, भाई ऑफ का मतलब है ऑफ चेंज होके मल्टीप्लाई का साइन लगता है, ठीक है। 45/100 ऑब्वियस परसेंटेज में है, मल्टीप्लाई बाय 30 से उसको आप उस तरह ही करके 2 से नहीं होता, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45 90 135 और ओवर 100 हो जाएगा हमारा, तो 30% इसका आंसर आ जाएगा। समझाने वाली बात क्या थी कि आपका ऑफ का जब आप चेंज करते हो तो उसमें आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है, डिवीजन का साइन लगता है, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100। हां, अब आते हैं जो हमारे फाइनेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें गलती क्या होती है वो सुन लो, कॉमन मिस्टेक है। वो आपको कहता है, ये दो तरह की वर्डिंग है। एक वो आपको कहता है व्हाट इज द 45% ऑफ 30, ठीक है। यहां हमने वही करना है जो हमने अभी किया है, मल्टीप्लाई बाय 30। अगर वो आप कहता है 45% ऑफ व्हाट इज 30, अब ये डिफरेंट बातें हैं। यहां वो आपको कह रहे हैं कि 30 का 45% क्या है। एक है वो आपको कहता है कि ऑफ यानी 45% ऑफ व्हाट वैल्यू इज 30। अब वो आपको कह रहा है कि यार 45 डिवाइड बाय 100 को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मैं ये x वही ऐसा वो डाल रहा हूं अलजेब्रा का, ठीक है। तो उसका आंसर 30 होगा। ये दो डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस हैं, इनको मिक्स कर देना। यहां हमारा आंसर हो जाएगा, हम अब यहां हम देख रहे हैं कि किस वैल्यू का 45% 30 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 3000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 45 कर देंगे, 3 1 3000 3 1 315। अच्छा, ये हमारा डिवाइड होता है फर्दर होता है 5 3 15 5 2 10 0 0। बाकी इसका आप जो भी आपका आंसर निकालना है बिग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। समझाने वाली बात क्या है, ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं। ये आपको आमतौर पे फाइनेंशियल क्वेश्चंस देगा ना, वहां इस तरह करेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा। वो कहेगा यार फॉर एग्जांपल Ali bought a car of $45, he didn't for $100, he didn't know that there was a क्या होता है sale on the car that would have costed him 45% less। वो अब आपको कहता है कि अच्छा आप ये ध्यान रखना 45% में दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बात कह सकता है व्हाट वुड हैव बीन द डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है। तो आप ये 45/100 करके जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी डिस्काउंट वैल्यू होगी। अच्छा, वो आपको अच्छा कहता है कि व्हाट वुड हैव बीन द न्यू वैल्यू ऑफ द कार जिसे वो खरीदा। तो आप 45 या तो आप करोगे क्या नाम है 55/100 करके मल्टीप्लाई करोगे उससे ताकि एंड वैल्यू निकले, या 45/100 करके जो आंसर निकलेगा उसको माइनस करोगे असल वैल्यू से, फिर आपका आंसर आएगा। ये मिक्स ना कर देना। दूसरी चीज आपको कहता है कि Ali bought a car at sale for 100, now he got a 45% discount, now he wants to know what's the real value of the car। तो इसका मतलब है वो यही पूछ रहा है 45 of what is 100। तो 45 और 100 मल्टीप्लाई x is equal to 100 करके आप निकालोगे, ठीक हो गया। ये दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दी। ये मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री बहुत बड़ा ड्रामा। देखो ड्रामा इन सेंस इस तरीके से है कि ये गलत चीज नहीं है। आप ग्राफ पेपर जितना मुझे याद है आपके सिलेबस में होता है, आप यूज कर सकते हो उसकी ग्राफिंग उसके लिए ना, इसको ट्रेसिंग पेपर से कहते हैं। ट्रेसिंग बच्चे क्या करते हैं, पहले से बनाएंगे फिर घुमा घुमा के देखेंगे, लंबा टाइम आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जो समझाने वाली बात है यार एक सिंपल सी बात है, एक बात यहां समझना जो समझाना चाह रहा हूं। ये आ गया 1 2 3, अच्छा ये आ गया 1 2। वो कहता है कि यार उसने आपको शेप दी है, जो मैं समझा जो मैं बात समझा रहा हूं उसको कैरी करना, आपको मेरी बात बड़ी क्लियर हो जाएगी सिंपल सी, ठीक है।
यहाँ मैं जो समझाना चाहता हूँ देखने दो, मैं बना सही हूँ, ये ना मैं गलत बना बैठूँ। अच्छा ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। देखो मैंने इसको मैं रंग चेंज करता हूँ, मेरी बात समझ जाए। ये मैंने एक डब्बा कवर कर दिया भाई, ठीक है, मेरी ज़रा शेडिंग अच्छी नहीं है, मैं समझ आना, ठीक है, समझाना चाह रहा हूँ। उसने आपको एक शेप दे दी, पहली बात साफ कर रहा हूँ, रोटेशनल सिमेट्री जीरो किसी शेप की नहीं होती। रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है, आप एक चीज को अगर घुमाओ तो वो जब 360 घूमने के अंदर कितनी दफा वही सेम शेप नजर आएगी। ऑब्वियस ही बात है कि हर शेप की रोटेशनल सिमेट्री 1 जरूर होती है, क्योंकि जब आप उसको पूरा इन सर्कल घुमाते हो तो एक दफा वो अपनी ओरिजिनल शेप पे जरूर वापस आती है, 1 तो होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री होती है कि अगर आप एक लाइन खींच रहे हो शेप के ऊपर, एक पॉइंट खींच रहे हो कि ये लाइन है, जब आप उस पे उस शेप को फोल्ड करोगे तो क्या उस शेप के ऊपर फोल्ड करते हुए एक साइड दूसरी साइड के ऊपर परफेक्टली आएगी या नहीं आएगी। इसीलिए स्क्वायर की जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो 4 होती है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर को देखो 2 समझ आती है बेड से और इस तरह, देखो एक स्क्वायर है, समझ मेरी बात को, इसको यहां से और यहां समझ आती है। मसला क्या है, अगर आप एक स्क्वायर की ये वाली बनाते हो, जब आप इसको फोल्ड करोगे, इस वाले पार्ट को घुमा के इस पे लाओगे तो ये परफेक्टली फोल्ड होगा, ठीक है। रेक्टेंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 2 होती है, इसमें कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं, रेक्टेंगल का बच्चे समझते हैं ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको अगर आप मेरी बात समझना, इसको अगर आप यहां से, इसकी 2 तो होती है, देखो रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री जो है 2 तो हमारी होती है, एक तो ये हो गई जब यहां से फोल्ड करोगे बराबर आएगा, एक हमारे पास ये हो गई यहां से फोल्ड करोगे बराबर आएगा। गलती क्या है, एक रेक्टेंगल है इस तरह आपने बनाया हुआ, ठीक है, अगर आप यहां से फोल्ड करते हो, गौर करना, जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये परफेक्टली इधर नहीं आएगा, ये परफेक्टली आपका इसके ऊपर यहां जाएगा ही पहुंचेगा। रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है इस वजह से, ठीक है, ये ज़हन में रखो, एक कॉमन मिस्टेक है, इसको आपने ज़हन में मिक्स नहीं करना। रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 2 होती है, मैंने एक मिनट चीज करनी है यार, कहां गया मैं वो, अच्छा मैं बता था, मैं आपको क्या बात कर रहा हूं, हां मैं आपको देखो रेक्टेंगल का बच्चे आमतौर पर कहते हैं यार अगर स्क्वायर की चार है, वो कहते हैं यार ये आ गया ना तो यहां से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, इसकी यहां पे नहीं बनती। आप एक पेपर लो रेक्टेंगल साइज को, उसको फोल्ड करके देखो, वो ये जो आप फोल्ड करोगे ना यहां कहीं आएगा, ये इसके ऊपर परफेक्ट नहीं आएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जब आप उस लाइन के ऊपर उसको फोल्ड करो तो शेप इक्वल आए, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री जब उसको घुमाते हो तो आप जब उसे घुमा रहे हो वो कितनी दफा सेम शेप आपके सामने आएगी। मैं वो ड्रॉ करता साथ साथ ये चीज आने वाली थी, ठीक है, उनकी अच्छा मेरे नोट्स के अंदर भी दी हुई है, वैसे गूगल पे भी सर्च कर लेना। मेन जो शेप्स होती हैं, रोम्बस हो गई, पैरेललोग्राम हो गई, काइट होगी, इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री और इनकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाह था आपको कि हमें बगैर जो ट्रेसिंग पेपर के हम करना चाहें तो किस तरह करते हैं। पेपर आपके सामने होता है तो आप घुमा सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। मैं बगैर घुमाए आपको तरीका बताता हूं। सबसे आसान तरीका तो ये, पेपर सामने है ना, उसको यू रोटेट करके देख लो कितनी दफा वो सेम शेप आपके सामने आ रही है, ठीक है। टाइम वाइज और ट्रेसिंग पेपर ना करो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वो आपको कहता है यार एक ये शेप दी हुई है उसने, ठीक है। अब इसके 3-4 तरह के टाइप के क्वेश्चन हैं। एक वो आपको कहता है कि यार इसकी ना ऐसी इसमें एक डब्बा शेड करो कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 हो जाए। देखो एक तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 है, हम इसको पूरा घुमाएंगे तो ये वापस हमारे पास यहां पे आएगी। मैं अल्लाह करे मेरे पास यहां पे फंक्शन हो, मैं आपको इसे घुमा के दिखा सकता हूं। देखो अब गौर करना, ये मेरे पास 360 घुमा के एक वहां पे शेप आ गई, सही है, सेम वही शेप। अब समझो वो कहता है एक डब्बा शेड करो कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो डब्बा इसके कम से कम यहां शेड नहीं हो सकता लेफ्ट और राइट पे, वो कम से कम इसकी जो 180 है उसके बाद अंदर शेड होगा, यानी यहां कहीं वो डब्बा शेड होगा। अब हमें यह पता है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के डब्बे के ऊपर ये डब्बा बना हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे जो ऑब्वियस ही बात है इसका जो हमारा हम इसको घुमाएंगे, हम इसको यहाँ घुमाते हैं। देखो अब हमारे सामने शेप है, हमारे पास सामने 4 डब्बे हैं, मिड में हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले डब्बे के ऊपर एक डब्बा बना हुआ है, ऐसे ही है। इसको हम 180 टर्न करते हैं। जब हम इसको 180 टर्न करते हैं हमारे पास क्या चीज मिसिंग हो रही है, हमारे पास यहाँ 4 डब्बे हैं लेकिन हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाले के यहाँ पर नीचे करके बना देता हूँ, यहाँ देखो ना हमारे पास अब यहाँ 4 डब्बे हैं, 1 2 3 4, लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले डब्बे के ऊपर जो है डब्बा मौजूद नहीं है, ऐसे ही है। तो हम इसको शेड कर देंगे, ये हमने शेड कर दिया। अब हमारी इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है 2 हो गई, क्यों? क्योंकि अब देखो ये शेप है ना सामने, इसको हमने 1 टर्न किया सेम वही शेप आ गई, 1 टर्न किया सेम वही शेप आ गई। अच्छा अब वो यही आपको कहता कि यार इसको 2 डब्बे शेड करो, एक हम कर चुके हैं, ठीक है। वो कहता कि यार इसके 2 डब्बे शेड करो कि मेरे पास ना 2 नहीं, वो कहेगा यार इसके ना कुल 3 डब्बे शेड करो जिससे मेरे पास इसकी रोटेशनल सिमेट्री 4 आ रहे हैं, कि मुझे यही शेप 4 दफा नजर आने लग जाए, ठीक है। अब बात समझो, यहाँ मेरे पास जो शेप है उसमें हमारे पास अब देखो ना, इसको अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो 90 वाली रोटेशन है यानी एक दफा यूं करने वाली और 270 वाली रोटेशन है उसमें सेम शेप आनी चाहिए। यहाँ जो हमारे पास ओरिजिनल शेप है 4 डब्बे बीच में है
अपर लेफ्ट साइड पे हमारा जो लेफ्ट साइड वाला डब्बा है उसके ऊपर एक डब्बा एग्जिस्ट करता है, नीचे वाले डब्बे के साथ राइट साइड पे एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही है, हमने इसको घुमा दिया। अब मेरे सामने 4 डब्बे हैं, उसकी अपर लेफ्ट साइड वाला डब्बा हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और उसकी हमारे पास जो है लोअर राइट वाला डब्बा एग्जिस्ट करना चाहिए। ये हमारे पास शेप पूरी होगी बस। अब हम इसको देखो, हमने 2 डब्बे और शेड किए, टोटल हमने 3 डब्बे शेड किए। अब हमारे पास 4 बार वही शेप आएगी। हम एक बार घुमाते हैं तब भी वही शेप है, फिर घुमाते हैं तब भी वही शेप है, फिर घुमाते हैं तब भी वही शेप है, फिर घुमाते हैं तब भी वही शेप है। तो ये सिंपल तरीका है। अच्छा, ये मैं आपको समझा रहा हूं ना, बोल के टाइम लग रहा है, ये आप डायरेक्टली करोगे ना, यूं निकलेगा क्वेश्चन, कोई मसला ही नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इनको इससे समझा करो, बड़ा इजी चीज होती है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस वाला काम नहीं होता। बच्चे बड़ा डरते हैं, सिर्फ नहीं डरते हैं, समझ नहीं आया आज तक। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया जी हमारे पास की रोटेशन फिटिंग वाला ये ग्राफ से मैंने क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ग्राफ से मैं कहां ये हो गया। अच्छा हाँ, अगर आप ट्रेसिंग पेपर यूज कर रहे हो तो समझाने वाली बात है कि लाइन ऑफ फिट में बेनिफिट ये हो सकता है कि तो उस शेप को पूरा ड्रॉ करो, ठीक है, फिर उसको रोटेट करके देख लो क्या वो इक्वली आ रही है। लेकिन ये वो भी लाइन ऑफ फिट भी ऐसे निकाली जा सकती है, कोई बड़ा मसला नहीं होता। कॉमन सेंस से देखो पता लगेगा भाई फोल्ड हो जो उसके ऊपर आता नहीं आता, क्योंकि आम तौर पे शेप्स आपको पेपर में दी होती है, उस पे डब्बे बने होते हैं, आप डब्बे से डब्बा मैच कर सकते हो, ठीक है, वो ओपन ग्राफ में नजर आ रहा होता है। अच्छा, अब आगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, ए पॉइंट दे दिया आपको, बी पॉइंट दे दिया, ये लोग बेसिकली लोकस के साथ का क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपको कहता है कि अब ये समझने वाली बात है, वो कहता है कि आपको इसको ना, इन क्वेश्चन को लोकस वाले बड़े ध्यान से पढ़ा करो, इनकी रीडिंग का इशू आपके पास खराब करेगा। वो आपको कहता है कंपास और सेट स्क्वायर्स का ले जाना, ठीक है। वो आपको कहता है कि यार यहां से ना उसका है क्या कहते हैं 6 सेंटीमीटर यहां से है, 8 सेंटीमीटर यहां से है। अपना जो कंपास होता है ना, ये वाला, इसे कंपास कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं। मैं ये मेरा नाम मुझसे मिक्स हो जाता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये तो देखना ये कंपास होता है क्या होता है, मेरे मुंह में ये बड़ा मिक्स हो जाता है, ठीक है, ये वाला जो होता है। अब इसमें आपने पहले यहां पेंसिल इंसर्ट करनी है, इसको इसके बराबर रखना है, ठीक है, बंद करके। समझाने वाली बात क्या है, हम उसको ब्लू कर रहे हैं, मजा यहां लिख के यार ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, समझाने वाली बात क्या है, आपने पहले उसे खोलना है 6 सेंटीमीटर का, आपने रूलर से चेक करना, 0 से लेकर 6 आना चाहिए। अगर 1 से कर रहे हो तो 7 होगा, उसके ऊपर ध्यान करना, रीडिंग सही लेना, ठीक है। आपने उसे ओपन कर लिया, आपने उसका जो पिन है वो यहाँ पे रखी, ठीक है, यहाँ से आपने 6 के ऊपर जहां भी वो बन रहा है वो बना लिया, आर्क बना लिया उसका, ठीक है। ये मैंने अपने नोट्स में भी स्टेप बाय स्टेप सारे लोग एक्सप्लेन किए हैं, वो जरूर देख लेना। फिर आपने उसको यानी कॉम्पास को जो है 8 सेंटीमीटर खोला, ठीक है, उसको बी पे रखा, वहां से आपने आर्क बना लिया, कहीं ना कहीं यहाँ आर्क बन जाएगा, ये जहाँ पे मिक्स हो रहा है ना, वहां से यहाँ एक लाइन खींचो, यहाँ एक लाइन खींचो, आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल है। यही मैं आपको लोकस समझा दूंगी, लोकस भी हमारा साथ साथ ही हो जाएगा, मैं समझाता हूँ। लोकस आपको कहता है, अगर वो कहता है कि लोकस है आपका इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी ए और बी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब 2 पॉइंट से हमने इक्वी डिस्टेंस करना होता है ना, 2 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, हाँ 2 पॉइंट्स वाला, ठीक है। तो पहले पॉइंट पे आपने अपने कंपास को रखना है, ठीक है, उसको एक रैंडम अमाउंट, देखो इस लाइन के हाफ से ज्यादा खोलना है, वरना वो क्रॉस टच नहीं करेगा आपस में। ये इस लाइन का अगर हाफ ये है तो यहां तक खोलो, यहां तक खोलो, आपकी मर्जी है, लेकिन इस लाइन के हाफ से ज्यादा खोलना है, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, ठीक है। फिर सेम उतना ही खुला हुआ यहां रखना है, ठीक है, उसको ऊपर नीचे नहीं करना, खोलना है, यहां लगाओ, ये आपकी जो लाइन बनेगी, ये आपकी उसकी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट्स आपकी, ठीक है। लाइन बनानी है, साइड बनाना मतलब ये तो सिंपल एक सिंगल लाइन बनेगी। अच्छा, यही अगर आपको कहता है कि आपने फ्रॉम एंगल करना है, ठीक है, तो जो आपको एंगल दिया होगा ना, इसका तरीका ये स्टेप बाय स्टेप समझ लो। ये आपको एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस एंगल के अंदर ये आपको एंगल को कहता है BAC एंगल। ये देखना कि जो उसने आपको एंगल दिया हुआ है, 2 तरीके होते हैं, तो आम तौर पे बीच वाले के ऊपर एंगल होता है, वरना वो आपको साइन देगा, जिसके ऊपर ये साइन होगा उस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। अब इस एंगल की बात है, पहले ना अपना यहाँ पे कंपास रखना, उसे मिनिमली खोलना, मिनिमली, ठीक है, मिनिमली खोलना है, मेरी बात ध्यान रखो, मिनिमली खोलना है, उसको आप यहाँ पे कर्व बना लो, ठीक है। अब आपने ये जो 2 पॉइंट बनाए, ये पॉइंट बनाया है, एक ये पॉइंट बनाया है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर पैर रखना है, एक रैंडम अमाउंट से उसको खोल लेना, ठीक है। वो आपको जरूरी है कि आप उसे कितना वो करना है, रैंडम उससे खोलना। आमतौर पे आपको मेजरमेंट नहीं देगा, अगर दे दे तो जितनी मेजरमेंट दी होती है खोलना, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। उससे खोल के आपने यहाँ एक निशान लगाना है, फिर यहाँ रख के आपने उसे यहाँ निशान लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच देनी है। वो इक्विडिस्टेंस आपको इसमें मेजरमेंट नहीं देगा, ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द एंगल आपका, ठीक है। एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से या आपके एंगल से इक्विडिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। सॉरी, सिंगल पॉइंट से नहीं, मैं यहाँ मिस कर गया हूँ। ये आपके एक उससे क्या होता है, ये आपके एक एंगल से इक्विडिस्टेंस हो जाता है, पहले आपको समझाया कि एंगल वाला आ गया, ठीक है। एक एंगल हो गया हमारा, एक वो हो गया। अच्छा, आपको कहता है आपको सिंगल पॉइंट से करना है, ये ज़हन रखो, मेरे मुंह से गलत निकल गया जल्दी के अंदर ना। पहले मैंने बताया आपको इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स हो गया,
ये आपका हो गया इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एन एंगल। अच्छा वो कहता है सिंगल पॉइंट से कर रहे हैं, उतना वो आप कहेगा 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जो भी कहता है, उतना अपना कंपास खोलो, उस पॉइंट के ऊपर रखो, उसके दायरा बना दो, वो आपका इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वो हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है, पता है इक्वल बनेगा। अच्छा अब वो आपको कहता है कि फ्रॉम अ सिंगल लाइन, जो बात समझाने वाली है, सिंगल लाइन के अंदर दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप उसके अंदर जो है, एक तरीका होता है आपका यूं रख के, हाँ देखो उसमें ये होता है, ये थोड़ा मुश्किल तरीका है। ठीक है, ये हालांकि असल तरीका ये है, जो आपके सेट स्क्वायर्स होते हैं ना, पहले आप उसको ऑब्वियस बात है यहाँ रखोगे। ठीक है, उससे आप जो है सेट स्क्वायर से उसकी वो देख लो कितना आपके ऊपर जाना है, फिर आप उसको यहाँ रखोगे उल्टा करके, ताकि आप उसके साथ ही दूसरे सेट स्क्वायर को, ताकि वो जगह हिले ना, फिर तीसरे को उसके साथ यहाँ रख के जो है उसके ऊपर आप उसको इक्वल उसके पॉइंट्स लगाते जाओगे। ये है मुश्किल तरीका आता है करने ना, मैं आपको इसका आसान तरीका बता देता हूँ। ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल लाइन का मतलब ये होता है कि आपने, अच्छा उसका बताएगा रीजन कहाँ है, उसके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नापना है, दोनों तरफ होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर वो आपको नहीं बता रहा दोनों तरफ होगा, अगर वो आपको बता रहा है तो एक तरफ होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपको कहता है कि इस ट्रायंगल के अंदर अंदर उस लाइन से इक्विडिस्टेंट करना है तो फिर उसके अंदर अंदर ही होगा। ठीक है, आम तौर पे ऐसा ही होगा, किसी शेप के अंदर बताएगा इसके अंदर अंदर इक्विडिस्टेंट बता दो। मैं आपको बता देता हूँ, समझाने की बात क्या है। जो सबसे उसका वो है ना तरीका ये है कि आपका ये लाइन है, अपना रूलर रखो 6 सेंटीमीटर का है ना, एक बार यहाँ रखो, यहाँ देख लो 6 सेंटीमीटर पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ रखो, यहाँ रख के देख लो कहाँ बन रहा है, यहाँ रख के देख लो कहाँ बन रहा है, इस तरह यहाँ रख के देख लो कहाँ बन रहा है, यहाँ रख के देख लो कहाँ बन रहा है, यहाँ रख के देख लो कहाँ बन रहा है, ये लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दो। अब जुड़ी बात, अगर सिंपल लाइन दी है तो ऑब्वियस बात है यह जगह भी कवर होगी। उसने अगर आपको लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लाइन होती है इनफिनिटली चलने वाली, उसके अंदर ये साइड वाली चीज नहीं आती। लाइन इज समथिंग दैट इज इनफिनिट, उसके अंदर ये साइड वाली जगह नहीं आएंगी। अगर लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो दैट इज नॉट इनफिनिट, उसके अंदर ये साइड वाली जगह आएंगी। उसमें होता है कि यहाँ उसको एंड पॉइंट रख के उतना कंपास खोलो, उसके साथ एक का व्यू बना लो। ठीक है, यहाँ एंड पे रख के उतना कंपास खोलो जितना उसका उसने आपको उसको कहा हुआ है कितने सेंटीमीटर है, ये बना दो। ये आसान तरीके आपको ऐसे निकल जाएगा, वरना वो आम तौर पे आपको कहेगा कि इस रीजन के अंदर अंदर रखो, तो फिर से बात है यहाँ पे लाइन बनेगी ना बाहर जाएगी ना उसके कर्व बनेगा। ठीक है, खैर ये हमारा साथ साइड डिस्कस हो गया। हम असल में यहाँ कोई और चीज डिस्कस कर रहे थे, मेरे ध्यान से निकल गई है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन, हाँ शेडिंग वाली, इसी बात हो रही थी। शेडिंग के अंदर ना गौर से पढ़ा करो, किसी की लेफ्ट साइड पे कह रहा है, किसी से ऊपर कह रहा है, विद इन द रीजन कह रहा है, क्या वो आपको रीजन के बाहर करने के लिए कह रहा है, क्या वो आपको रीजन के अंदर वो से करने के लिए कह रहा है, क्या होता है शेड करने के लिए। ठीक है, शेडिंग की आम ही गलती होती है, तो ध्यान दिया करें कि किससे आपको शेडिंग कह रहा है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया, ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बता दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बता दिया उसका वही जो आपको दो लाइन लगा करना होता है, आपको उसका परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, या जिसको कहते हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स वाला लिखा है ना, उससे आप चाहो उससे बना सकते हो। वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आपको ऑब्वियस बात है कि 90 के उसके ऊपर आके एंगल के ऊपर आप उससे बना सकते हैं। मिड से आप परपेंडिकुलर होता है 90 का एंगल फॉर्म करे, इसमें दो बातें रखना, परपेंडिकुलर 90 का एंगल फॉर्म करे, बाइसेक्टर दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीजें इनको आपस में बनाओ, दोनों उसको ध्यान रख के बनाना होता है। ठीक है, लोकल शेडिंग में बात कर चुका हूं, ये आ गया आपका ग्राफ में, हाँ ये जुड़ी बात है, गलत ना भी कर लेना, कहां कह रहा है वहां बनाना। अच्छा अब आ गया कुछ कॉमन हमारे पास चीजें होती हैं, इंडिसेस के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, वो आप ध्यान रखो, नेट पे मिल जाएंगे, मैं नोट्स में यहां समझा देता हूं क्योंकि इंडिसेस का क्वेश्चन आ जाता है। इंडिसेस के अंदर बात ये देखो, इंडिसेस में अगर आपकी चीज की बेस सेम है, ठीक है, बेस का मतलब जो नंबर है वो सेम है, 2 और 2 नंबर है, 5 और 5 नंबर है, एक बात है। ठीक है, बेस सेम है, तो बेस सेम के अंदर वो अगर आपको कहता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है और इसकी पावर है b, इसकी पावर है c, तो आप इसका बेस वही रख के b और c पावर को प्लस कर दोगे। अगर बेस सेम है, ठीक है, वो आपको कहता है कि इसकी पावर d है, इसकी c है, सॉरी मल्टीप्लाई आपको कहता है डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप बेस सेम रख के इसको आपस में माइनस कर दोगे। अच्छा एक चीज अगर ब्रैकेट के अंदर है, इसकी पावर ये ब्रैकेट में, ये बाहर वाली, जो बाहर वाली पावर है ये अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि a b मल्टीप्लाई में c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी बात जुड़ी बात क्या है, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर पूरी चीज की पावर से मल्टीप्लाई होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a की पावर b है और c की पावर d है, यहाँ e है, तो ये e इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये e इससे भी मल्टीप्लाई होगा, याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और रूल हमारे पास क्या आ जाता है, यानी हमारे पास पिछले वाला बताया ना उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी a की पावर b मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा ओवर c की पावर d मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा। ठीक है, समझने में बात है। अच्छा अगर आपके पास किसी चीज की पावर -1 है तो उसकी पावर आप रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर सकते हो। a की पावर -1 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 ओवर a की पावर जो हमारे पास 1 हो जाएगी। या यूं समझ लो अगर a की पावर -b है तो हम इसको कर देंगे, इसको यूं कर सकते हैं, इसको 1 ओवर a की पावर b हो जाएगी हमारी, ये माइनस हट जाएगा, 1 ओवर आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये चीज रखनी है। और क्या चीज इसके अंदर हमारे पास क्या कुछ कॉमन रूल और भी होते हैं, गर्मी बहुत होगी मेरे लैपटॉप की यहाँ पे। अच्छा
सॉरी ये क्या खोल लिया है, यहाँ क्या था, इजी ट्रिक आ गया, इसका मतलब वो आ गया, किधर गया, इंडिसेस के अंदर बेस हो गई माइनस, कई बार रूट डाल दिया माइनस पावर वाला हो गया। अगर आपकी बेस डिफरेंट है, वो कहता है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, ठीक है, इस केस में के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है आपको पहले इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। 2 की पावर 5 वैल्यू होगी 32, 5 की पावर 4 625, ये आपका इस तरह होगा, ठीक है। इसमें एक रूल और आता है, वो रूल ये कि अगर आपके पास पावर चेंज है तो देखो क्या आप उसकी बेस चेंज है तो क्या आप उसकी बेस सेम कर सकते हो, कोई तरीका है बेस सेम करने का, वो हम बात करते हैं किस तरह होती है। इसमें हमारे पास ब्रैकेट बन जाती है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करते होते हैं। फॉर एग्जांपल वो मुझे कहता है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4, ठीक है। हम यहाँ पे यूं कर सकते हैं इसकी बेस सेम करने के लिए, क्योंकि पेपर माने हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। 2 की पावर 5 हो जाएगी, हमें बड़े से छोटे की बेस में लाना होता है, छोटे से बड़े की बेस मुश्किल हो जाती है। मल्टीप्लाई देखो 4 होता है 2 की पावर 2, ऐसे ही है, और हमारे पास उसकी बाहर पावर 4 है, सही हो गया। समझाने वाली बात है कि हम इसको चेंज करेंगे, इसको ब्रैकेट लेके आएंगे, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास हो गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, हम हमारी ब्रैकेट की बाहर वाली पावर अंदर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की पावर 8, ठीक हो गया। अब इसको हम ऐसे इवैल्यूएट कर लेते हैं क्या मेरी बात सही है नहीं है। देखो 4 की पावर हमारे पास 4 होती है, 4 की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी 256, ठीक है। अगर इसको वैसे करते हैं 256 हमारे पास 4 की पावर होती है ये वाली, ठीक है। अच्छा 2 की पावर हमारे पास 8 क्या होती है, 2 की पावर हमारे पास 8 जो है वो भी हमारे पास 256 होती है, ठीक है। तो ये उसको मैंने क्रॉस चेक करना दिखा बता दिया आपको। समझाने वाली बात ये है कि देखो ना हम इसमें यूं आएंगे, मेरी बात समझाने वाली है। वो कहता है 2 की पावर 5 है मतलब हमारा 4 की पावर 4 है। यहां हमने इस 4 को लाना है 2 की बेस में, यानी कि हमने इसको लाना है, इसके पहले हमने ब्रैकेट नहीं भूलनी। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हमारे पास ये हो जाएगा 4 की पावर को हम वो करेंगे ब्रैकेट में ले आएंगे इसको। अब हम करेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हमारे पास 2 4 होता है 2 की पावर 2। अब हम इसको इससे फायदा क्या होगा, ब्रैकेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बजाय इसको प्लस कर बैठे। बाकी हमारे पास सिंपल आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास आ गई 8। अब बेस सेम होगी तो हम कर सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 का मतलब ये कि 5 प्लस 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 13, ठीक है। अच्छा अब जरूरी बात क्या है इसके अंदर, फर्स्ट वो आपको 8 देता है, ठीक है। यहाँ पे विश्वास समझाना चाह रहा हूँ, हमने उसको लाना फिर बेस की फॉर्म में है, ठीक है ना, तो हम उसको उसी हिसाब से लाएंगे। हमें 2 की पावर लाना है, इस फर्स्ट में आपको दे देता है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 5 हो जाएगी, हमें पता है कि 8 होता है 2 की पावर 3, ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, ये हमारे पास आ गया 2 की पावर हमारा टोटल आंसर हो गया 2 की पावर 20। अब हम इसको यहाँ पे वो भी करके देख लेते हैं, इसको यही हम कैलकुलेट करके 2 की पावर 20 जो होती है वो होती है हमारे पास 1048576, ठीक है। 2 की पावर 5 प्लस मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास 8 की पावर 5, ये हमारे पास क्या होता है 1048576, ठीक है। तो ये इसका सिंपल असूल है, इसको ध्यान रखो, इस तरह के ट्रिक्स को ध्यान रखोगे आपकी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट उस पे आते हैं यार, टाइम बहुत कम रह गया है, इसको निकालना है हमने। अच्छा खैर ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन मेथड हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। और कितना है इंडिसेस आ गया मेरे पास, मैंने आपको इंडिसेस के सारे रूल बता दिए। अच्छा पावर 1/2 और समझ लो, देखो हमारे पास अगर पावर होती है ना यहाँ पे इनके x की पावर 1/2, तो इसका मतलब होता है उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब जुड़ी बात क्या है, अगर आपको उससे दी हुई है x की पावर 58/96, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका आ जाएगा बाहर से, ये हम लोग डिवाइड का साइन नहीं है रखो, ये हमारा स्क्वायर रूट वाला साइन है, रूट वाला साइन है, ये हमारा 96 आ जाएगा, हमारी x की पावर यहाँ पे 58 आ जाएगी, ठीक है। यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वो इसकी पावर अंदर आ जाएगी, ये बाहर वाला पार्ट जो है हमारा बाहर उसका नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रूट आ जाएगा, जैसे क्यूब रूट होती है इस तरह स्क्वायर रूट क्यूब रूट आगे इस तरह जो है हमारे पास वो वाला पार्ट आ जाएगा। ये इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, कहीं क्वेश्चन आ जाए दिन में कहीं काम आए तो ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। ये आ गया, मैं एक मिनट थोड़ी सी मुझे ब्रेक देंगे, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा जी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे उसके ऊपर, पता नहीं कहाँ थे हम लोग, ने बात कर ली थी, ठीक है, इसकी बनाने वाली। अच्छा कन्वर्जेंस का यार एक कॉमन इशू मैं बताया था आपको, बड़ा कॉमन इशू आता होता है। देखो कन्वर्जेंस में कुछ कॉमन कन्वर्जेंस को बताना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर जो होता है वो पता है कि 1000 मीटर होता है, ठीक है। उसके अलावा हमें पता है कि यार जिस तरह हमारा 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारा 10 मिलीमीटर होता है। अच्छा दो तरह के इशू हैं, एक इशू है कि जहाँ एक बहुत बड़ी अमाउंट को बहुत छोटी अमाउंट में कन्वर्ट करना, जैसे एक को कहते हैं 1 किलोमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर का है। अब बच्चे जितने होते हैं रट्टा मार चले जाते हैं, भाई कितने रट्टा मारोगे, एक पॉइंट आएगा तो आपका रट्टा फारिग हो जाएगा वहां पे। तरीका सुनो इसका, भाई सीधा है, इसको आप 1 सेकंड लो, स्टेप वाइज कन्वर्ट कर लो। पहले आप कर लो 1 किलोमीटर हो गया 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर जो है हमें पता है कि एक, यानी इसको आप करोगे बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ, ठीक है।
एक सेंटीमीटर, एक जो हमारा मीटर होता है उसमें हमारा पता है हमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1000 मीटर में हमारे 100 के हिसाब से यूनिट 10 100 1000 1000 लाख हमारे जो है 1 लाख हमारे 100,000 सेंटीमीटर हो गए। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है हमारे होते हैं, ये देखो ये हो गया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुए, तो यानी हमारा 1 किलोमीटर के अंदर 100,000 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। यही वो कहता है मिलीमीटर में पता है कोई 1 सेंटीमीटर जो होता है उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो 100 समझ क्या है, ठीक है। तो 100,000 हमारे सेंटीमीटर के अंदर 10 ये करके हमारे हो गए 1 मिलियन वो हो गए, 100,000 से 1000 लाख ये हो गया, ये हमारे हो गए 1 मिलियन हमारे उसके अंदर जो है मिलीमीटर हो गए। तो स्टेप बाय स्टेप यही अगर आपने छोटे से बड़े में जान लो तो आप उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। वो कहते हैं कि आपके पास 1 यूनिट 10 100,000 10,000 लाख मिलियन सेंटीमीटर पड़े हुए, ठीक है। कितने या बल्कि 10 मिलियन सेंटीमीटर है, 10 मिलियन आपके पास मिलीमीटर है। वो कहता है कितने आपके पास कितने किलोमीटर होगा, भैया पता है कि 1 मिलीमीटर जो 1 सेंटीमीटर है उसमें हमारे पास होते हैं 10 मिलीमीटर। पहले हम इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास ये आ गया यूनिट 10 100,000 कौन लेंगे, हमारे पास आ गया जी 1 मिलियन हमारे पास रह गया सेंटीमीटर, यूनिट 10 100,000 लेंगे मिलियन हो गया 1 मिलियन सेंटीमीटर हो गया। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के अंदर जो होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया, ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5, ये 10,000 हमारे पास रह गए मीटर रह गए। अब हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया, ये हमारे पास 10 किलोमीटर का वो बच गया जो हमारा इनिशियली बेसिकली 10 मिलियन हमारे पास मिलीमीटर थे, ठीक है। तो समझाने की बात है स्टेप बाय स्टेप। एक तो इसमें ये इशू है, दूसरा इशू है स्क्वायर्स वाला 1 किलोमीटर। अब इससे बच्चे ब्लंडर करते हैं यार, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर, ये गलती है। आपने दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर जब आप करोगे, आप इधर स्क्वायर लोगे तो यहां भी आप स्क्वायर लोगे, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो आपका हो जाएगा 1 यू 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 मीटर स्क्वायर, या इन अदर वर्ड जो हो जाएगा हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर स्क्वायर। ये कॉमन मिस्टेक है। वो आपको कहता है यार आपने सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में करना है, ठीक है। बच्चे करते हैं, वो आप कहेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो कितने मिलीमीटर स्क्वायर होगा। बच्चे करते हैं यार 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 10। मेरी राइटिंग क्या हो गई बच्चे, हद हो गई। वो आपको कहता है, देखो वो कहता है कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। बच्चे कहते हैं यार 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये हमारा हो गया ये मिलीमीटर स्क्वायर के साथ ये हमारा हो जाएगा 250 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसमें मसला ये है कि यहाँ आपने गलती क्या की है, आपने उसको कर दिया है बेस उसके साथ कन्वर्ट। मैंने आपको बताया कि पहले आप उसकी कन्वर्जन स्केल को भी उसमें लेके आओगे, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होगा, आप कन्वर्जन स्केल में आप चेंज करोगे। हमारा कन्वर्जन स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे कन्वर्ट करो, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 मिलीमीटर स्क्वायर। ये है तरीका इसका। डिवाइडिंग भी इस तरह ही होगी। अगर आपको कहता है कि आपके पास ये एग्जांपल है, आपको कहता है कि आपके पास है यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है। 250,000 वो आपको कहता है आपका मीटर स्क्वायर है। आपने इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। बच्चे कहेंगे 1000 डिवाइड कर देंगे, भाई नहीं, वो आपका किलोमीटर टू मीटर मीटर टू किलोमीटर आपकी वो है कन्वर्जन है। यहाँ आप उसे स्क्वायर्स में कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने माइक काट दिया, यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पहले आप उसका स्केल निकालोगे इस तरीके से, भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड करोगे 250,000 डिवाइड बाय 1 यूनिट 10 100,000 लाख, ये आपके 2 जीरो ये कट हो गए, ये 2 जीरो आपके ये कट हो गए। इसका मतलब है कि आपका 0.25 किलोमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब कहाँ आपका आंसर 250 225 किलोमीटर स्क्वायर, कहाँ आपका आंसर 0.25 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह उसका स्केल सही किया करो, स्केल सही होगा, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क देखो, एक तरफ आप आंसर निकालते 250,000 डिवाइड बाय 1000 करके जो है गलत हो जाता क्योंकि आपने स्क्वायर से करना था। यहाँ आपने प्रॉपर स्केल निकाल के निकाला तो आपका आंसर 0.25 किलोमीटर स्क्वायर आया। ये स्केल की गलती कॉमन है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास चैप्टर आ रहा है, मैंने नेक्स्ट बनाया है, अच्छा ये हो गया हमारे पास। और क्या है,
ये हो गया। और पॉलीगॉन के सारे फॉर्मूला आपको चाहिए, पॉलीगॉन के जो आपकी साइड्स होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स हो गया, एंगल्स वाला, ये तमाम मैंने अपने नोट्स में दिए हुए हैं, आपने पढ़े भी होंगे, n-1 सारे फॉर्मूलाज हैं, ये ध्यान रखना। रेशियो के अंदर देखो रेशियो दो तरह की होती है, एक है वो आपको कहता है कि यार $100 है, आपने उसको 3 दोस्तों में डिवाइड करना है 3:2:5 के अंदर। इसका तरीका डिफरेंट है, इसमें आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे, आप पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 10, यहाँ पर टोटल रेशियो आ गई बेसिकली 10 आ जाएगा ना, 3 + 2 + 5, ठीक है। अब आप होगे उसके हर एक के हिस्से निकालोगे, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और आप पास लास्ट आ जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक ये तरीका है। अच्छा दूसरा, एक कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां आपने चीज को डिवाइड करना होता है इनटू द रेशियो समझ, यानी कि यूं समझ लो कि वो आपको कहता है, ये से क्वेश्चन कम आता है, इसको मैं स्क्रॉल दूसरी बताना, ये आपके ज़हन में आ गया, इसको ध्यान रखो। मकसद ये है कि इसमें आपने बेसिकली उसका वो निकाल के सारा उसका प्लस करके उसके बाद आप उसके अलग हिस्से निकाल लेते हैं, चाहे तो आप हिस्सा क्यों निकाल सकते हैं कि भाई 100 को 10 में डिवाइड करके सबसे मल्टीप्लाई कर लो, वो चीज़ सही है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्या खुलता जा रहा है यार, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर और क्या कन्वर्जन टेक्निक आ गई, पॉलीगॉन का आ गया, रेशियो वाला आ गया, एस्टिमेशन वाला। एस्टिमेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बहुत जरूरी है, वो आपको उसके मार्क्स देता है वर्किंग के, या आप उसको सही करोगे। फॉर एग्जांपल कहता है आपको 59.72 मल्टीप्लाई बाय 0.005 डिवाइडेड बाय 28, एक एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ जो बात समझाने वाली है वो आपको अगर कहता है कि आपने इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर करना है, तो पहले आप इनको एस्टिमेशन का क्वेश्चन हो, ठीक है, एस्टिमेशन का क्वेश्चन जरूरी है कि एस्टिमेशन हो, एग्जैक्ट आंसर में वो डिफरेंट चीज है। एग्जैक्ट आंसर अगर आप आंसर निकालोगे प्रॉपर, फिर उसको सिग्निफिकेंट में लाओगे। ये है एस्टिमेशन का क्वेश्चन, जहां वो कहता है एस्टिमेट बाय 1 सिग्निफिकेंट, तो इसमें ऑब्वियसली बात है इसका 1 सिग्निफिकेंट हमारे पास 60 हो जाएगा, इसका हमारे पास 0.005 हो जाएगा, इसका हमारे पास हो जाएगा 30। अब इसका आपको ऑब्वियसली बात सॉल्व करना आसान है, 3/6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.01, ऐसे ही है ना, 3/01, ठीक है। समझाने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमने पहले जब एस्टिमेशन का क्वेश्चन होगा तो हम अपने पहले स्टेप के अंदर इस चीज को उतने सिग्निफिकेंट फिगर में तब्दील कर देंगे। अगर आप मार्किंग स्कीम देखो तो वहां उसने लिखा होता है एस्टिमेशन क्वेश्चन में कि इन वैल्यूज को देखने का मार्क है, ठीक है, और वो आपकी उतनी गलत आंसर होती है तो आपको सपोर्ट करती है, सही हो गया। असल अगर कोई और क्वेश्चन आता है जो यहाँ पे आपने एस्टिमेशन नहीं करनी, वहां अगर आपको कहता है कि इतने सिग्निफिकेंट आंसर दो, तो पहले आप आंसर निकालोगे फिर सिग्निफिकेंट लाओगे। सिग्निफिकेंट का इशू है कि भाई कौन से कितने होते हैं, कितने, वो ये मैंने मैथ्स वाले नोट्स के अंदर जो एरोटिक स्टडी वाला लिंक है वहां मैंने मैसेज पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितने कौन सा जीरो काउंट करना है, कौन सा नहीं करना, वो जरूर गो थ्रू करना, हमारा टाइम बहुत कम रह गया इस वीडियो बनाने। अच्छा ये आ गया एलिमिनेशन वाला, एस्टिमेशन वाला हो गया। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाला मेथड का यार देखो, जो सबसे जुड़ा सब्स्टिट्यूशन के अंदर तो आप पता है कि आपने क्वेश्चन मांगी होती है साइमल्टेनियस क्वेश्चन में। जो आपका एलिमिनेशन वाला मेथड है उसमें याद रखना कि अगर आप जो दोनों चीजें इक्वल कर रहे हो, उसके साइन दोनों के पॉजिटिव है या दोनों के नेगेटिव है, तो बीच में उनके नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो आप उसका इक्वेशन को एलिमिनेट करके आपस में सेट करोगे। अगर एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है जिनको आप इक्वलाइज कर रहे हो तो फिर आपका बीच में आएगा। एग्जांपल दे देता हूं, a + 2b = 30 और a - 2b = 40। अब एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है, जो समझाने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, समझाने वाली बात क्या है। अगर आप यहाँ इक्वलाइज करते हो a की बेस पे, तो a के दोनों पॉजिटिव है, या फर्स्ट ऑर्डर a दोनों नेगेटिव होता तो बीच में फिर इनके आप जो दोनों इक्वेशंस के बीच में साइन लगाते हैं वो आप लगाते हैं। अगर फर्स्ट आप a से इक्वेट करते हैं ना, a कैंसिल करके, तो इसका मतलब ये होता है कि आप करते 2b, इसके बीच में साइन लगाते आप माइनस का, ठीक है, माइनस फिर -2b, क्योंकि उसके अंदर खुद ही एक माइनस मौजूद है, 30 - 40 लगाते हैं। यही अगर a दोनों पॉजिटिव होता तब भी यही करते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि अगर आप इसको b से इक्वेट करते हैं इस वाली इक्वेशन, तो यहाँ एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसको करोगे तो b आ जाएगा आपका -a, जो पहले वाला -a था, फिर इसमें बीच में पॉजिटिव का साइन लगेगा, -a, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 30 + 40 आ जाएगा। ये ध्यान रखा करो कि ये वाली आपके साइन है, ये कौन से के हिसाब से सेट करना होता है, ये आपको इस बात का पता भी होगी, लेकिन मैंने रिपीट करना जरूरी बात है। अच्छा हमारा टाइम अभी है, एक चीज और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर लेते हैं वो भी। खैर ट्रांसफॉर्मेशन के तमाम यार मैंने नोट किए हैं, ठीक है, उसमें जो कॉमन गलतियां होती हैं उसे रखो। जैसे आपका जो रिफ्लेक्शन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जरूरी होती है उसके अंदर, ठीक है। रोटेशन के अंदर आपकी 3 चीजें जरूरी है, सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये कहना मत भूलना, ये बड़ा जरूरी चीज है। इनलार्जमेंट के अंदर जरूरी चीज क्या है कि इनलार्जमेंट हमेशा आपने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से काउंट करनी होती है। बच्चे कई बार ना शेप के, यानी शेप का जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज होता है वहां से काउंट कर जाते हैं। आपकी इनलार्जमेंट जो है वो माइनस में तब आएगी जब वो आपके सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के ऑपोजिट साइड पे शेप हो। जरूरी बात, बेशक छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है,
माइनस में तब आएगा अगर एक ही साइड पे, अगर वो एक ही साइड पे है ना, बेशक शेप छोटी हो रही है, आंसर माइनस में नहीं आएगा। माइनस या प्लस होने का ताल्लुक है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का, कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट की किस साइड पे शेप बन रही है, आपका इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट के साइड पे बन रहा है तो प्लस में आंसर आएगा, इमेज अगर अलग ऑपोजिट साइड बन रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। अच्छा, 1 से बड़ी वैल्यू या 1 से छोटी वैल्यू, यानी 0 पॉइंट समथिंग या 1 बाय समथिंग की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है, उसमें आंसर कब आएगा? अगर आपकी वैल्यू 1 से छोटी 0 से बड़ी आ रही है, इररिस्पेक्टिव के माइनस है या प्लस है, क्योंकि उसका ताल्लुक है कहां बन रहा है इमेज। अगर आपकी वैल्यू वैसे से नहीं बढ़ आ रही है, 1 से बड़ी या छोटी आ रही है, तो वहां पर 1 से छोटी आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव समझने वाली बात है, 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, 1/2 1/3 आ रही है, प्लस माइनस जो भी, तो इसका मतलब आपका इमेज जो है वो आपके ऑब्जेक्ट से, ओरिजिनल चीज से जो चीज बनाई हुई है वो छोटी है, ठीक है। और अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव मतलब आ रही है कि 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, बेशक माइनस में आ रही है, -2 -5 आ रही है, अगर आपकी +2 या +5 या +8 जो भी आ रही है, अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है, बेशक वो माइनस में आ रही हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट छोटा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, ये आपको समझने वाली बात है। बाकी आपका ट्रांसलेशन सबसे आसान है, डब्बे गिर के आप उसका ट्रांसलेशन वेक्टर निकाल सकते हो। ऊपर नीचे, अगर नीचे जा रहे हैं तो y वाला माइनस हो जाएगा, ऊपर जा रहा है प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है तो x वाला प्लस हो जाएगा, और आपका अगर लेफ्ट जा रहा है तो x वाला माइनस हो जाएगा। सिंपल है ट्रांसलेशन में, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी आपका और कौन सा ट्रांसलेशन हो गया, आपका स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच शियर तो हम निकाल दिए थे, नहीं शियर निकाला है इन्होंने, कौन निकाला है इन्हें, जो तरह कौन सा लिया यार आपका, उसमें एनलार्जमेंट हो गया, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, सारे हो गए, सही हो गए हमारे उसमें, ठीक है। बाकी ये चीज होगी। उसके बाद जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है, देखो उसमें एक कॉमन ट्रिक, पेपर 1 के अंदर ना अक्सर ऐसा होगा कि आपको हर स्टेप पे कैलकुलेशन करनी जरूरी हो। कई बार वो क्वेश्चन ऐसा देता है कि आप इक्वेशन को ही मैनिपुलेट करके अपना फाइनल आंसर इजीली निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार एक है आपके पास, मुझे सोचने दो, मुझे आइडिया आ तो है मैं बना पाऊं। ये आ गया, ठीक है। वो कहता है कि यार एक ही आपस एक ग्लास पड़ा हुआ है, ओपन ग्लास है, ठीक है। अब वो कहता है इसका अपना सरफेस एरिया, अच्छा जुड़ी बात, सरफेस एरिया वो चीज होती है इसको बाहर से टच कर सको, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। पैरामीटर वो चीज है इसको बाहर से टच कर सको, ये ध्यान रखना, गलती बड़ी कॉमन गलती है, अंदर वाली चीजें उसमें नहीं आती, ठीक है। अब वो कहता है कि ग्लास है, एक साइड से बंद है, एक साइड से खुला है, आपको बताया कि ये h है, ठीक है, ये आपका इसका जो रेडियस है वो r है, या वो कहता है इसका डायमीटर d है, आपको उसका डायमीटर दे दिया, वो कहता है इसका फार्मूला बनाएं, या इसका आप आंसर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ d h and o। अब इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, इसमें आपने जो मैंने आपको समझाया कि फार्मूला की मैनिपुलेशन आनी चाहिए वो करनी है। हमें पता है कि यहाँ ऊपर वाली साइड खुली है तो इसका कोई सरफेस एरिया नहीं होगा, नीचे वाली साइड बंद है तो हमारे पास दो सरफेस हैं, जो ऐसे आप ना सरफेस को अलग करके देख लिया करो। एक सरफेस है ये नीचे वाला सर्कल जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास सर्कल का सरफेस है जो हमारे सरफेस एरिया में आएगा, एक ये कर्व वाला पार्ट है हमारे पास सिलेंडर का जिसको हम टच कर सकते हैं, तो दूसरा हमारे पास कर्व पार्ट आएगा सिलेंडर का। अब इनके अलग अलग फार्मूला अप्लाई करो, प्लस कर दो आपने, जैसे पहला पार्ट आ गया सिलेंडर हमारे पास हो गया, इसको होता है पाई आर स्क्वायर, में पाई आर स्क्वायर ये हो गया ना, पाई आर स्क्वायर h सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना इसका हमारे पास, इसका हमारे पास वो आ गया ना यार, क्या नाम है इसका, जो फुल हमारे पास फार्मूला आता है, यानी ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला आ गया, स्टूडियो मॉडल चला गया मैं। अब यहाँ वही बात समझो यार कि देखो पहले ना सिलेंडर के फार्मूले को समझो, सिलेंडर के कर्व सरफेस का फार्मूला होता है एक क्लोज सिलेंडर के दोनों साइड से 2 पाई आर h जमा 2 पाई आर स्क्वायर, रटा नहीं मारना, इसका कांसेप्ट समझो। ये 2 पाई आर h जो है ये इसका कर्व्ड एरिया है, इस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जो है वो ये नीचे वाला सर्कल है, 1 पाई आर स्क्वायर जो है ऊपर वाला सर्कल है, ठीक है। अब हमारे पास इस शेप के अंदर कर्व्ड एरिया मौजूद है, एक साइड का सर्कल मौजूद नहीं है। क्या करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम आ जाते हैं कर्व सरफेस एरिया तो मौजूद है ना हमारे पास, 2 पाई आर h का हमारे पास वो मौजूद है। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज क्या पता है, जैसे उसने कहा है कि आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ d एंड h। हमें h तो पता है ऑलरेडी कि h ही है, हमारी h उसकी हमारी हाइट होती है, उसकी हमारे पास दी हुई है, ठीक है, उसकी स्लॉन्ग हाइट सॉरी हमारी उसकी मल्टीपल हाइट होती है। जुड़ी बात क्या है, हमें यहाँ पता है कि हमें चाहिए रेडियस, उसके एक सरफेस का रेडियस चाहिए, हमारे पास d है, d होता है डायमीटर, हमें पता है कि डायमीटर डिवाइड बाय 2 इज रेडियस, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 पाई d डिवाइडेड बाय 2h, ये हमारे पास आ गया इसके कर्व्ड एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा पाई dh, ये आ गया इसका कर्व्ड एरिया, सही है। दूसरा स्टेप है इसके अंदर कि हमने इसका ये जो एक सर्कल है इसका एरिया निकालना है, सर्कल का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सही है।
हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू दी हुई, d की वैल्यू दी हुई है, तो हमारा ये हो जाएगा पाई इंटू डी बाय 2 होल का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर बाय 2 इज रेडियस। ये हमारे पास आ गया पाई डी पाई सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा, मैनिपुलेट कर लेते हैं ना, बाहर की मल्टीप्लाई होगी, इससे ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास ये आ गया, सर्कल का आ गया, इसको थोड़ा साफ करके बना लूं ना तो समझ में आए। देखो ये हमारे पास शेप थी, एक साइड से बनती, ठीक हो गया। पूरा फॉर्मूला था हमारे पास एक प्रॉपर उसका 2 पाई आर एच जमा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका वैसे फॉर्मूला छोटा वाला ये भी होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये वाला फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, लेकिन वो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें पूरा उसको डिस्कस करना है। अब यहाँ हमारे पास कर्व्ड एरिया आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 पाई आर एच, हमने जब उसमें डी हमें पता था कि ये पूरा रेडियस डी है, पूरा हमारे पास डायमीटर डी है, ये हमारे पास एच है, ठीक है, तो हमें पता गया हमारे पास ये आ गया 2 पाई डी ओवर 2 एच, यानी कि हमारे पास आ गया पाई डी एच, ये हमारे पास आ गया कर्व वाला इसका, ठीक है। अब सर्कल का निकालना था, सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना पता है कि डी की वैल्यू पता है, तो पाई इंटू डी बाय 2 होल का स्क्वायर, जो हमारे पास आ गया पाई डी स्क्वायर पाई ओवर 4, ठीक है। अब हमने इसको प्लस कर देना आपस में, हमारे पास असल इक्वेशन आ जाएगी, यानी कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। कर्व वाले का हमारे पास फॉर्मूला पाई डी एच और प्लस हम उसमें कर देंगे मल्टीप्लाई नहीं प्लस करेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। हम कर देंगे सर्कल का फॉर्मूला जो कि हमारे पास है डी स्क्वायर पाई बाय 4, ये हमने विद इन द टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला उसको मैनिपुलेट कर लिया। अगर इसको आप कैलकुलेट करने बैठ गए तो कैलकुलेटर है नहीं आपके पास, कैसे तो इम्पॉसिबल कैलकुलेट करना, कर नहीं सकते। बात समझ आती है, हम एक और करके देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल मेरे पास और आ रही है, हाँ चलो हम ये कर लेते हैं, कोन दी हुई है, उसके ऊपर आपको दिया हुआ है उसने एक हेमिस्फीयर, एग्जांपल है समझा रहा हूं। अब जरूरी बात हेमिस्फीयर का, देखो अगर वैसे एक हेमिस्फीयर पड़ा होगा ना, बहुत जरूरी बात है ध्यान रखना, एक आपने हेमिस्फीयर वैसे रख दी है, हेमिस्फीयर के दो कर्व सरफेसेस होते हैं, सॉरी दो सरफेसेस होते हैं जो आप टच कर सकते हो, एक ये कर्व वाला पार्ट होता है, एक ये नीचे वाला सर्कल होता है, एक बॉल है आपने उसको पीछे काट दिया, अब उसका एक ये वाला पार्ट है नीचे वाला, ठीक है, उस पे आप पेपर चिपका देते हो, नीचे वाला पार्ट आ गया सर्कल, एक उसका कर्व वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो पूरा स्फीयर होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसके कर्व सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 पाई आर, जो आपका उसका पूरा उसका फॉर्मूला आता है कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, हमारे पास आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जरूरी बात क्या है, हेमिस्फीयर का होना तो नहीं चाहिए ना कि हेमिस्फीयर का हमारा वो 2 पाई आर स्क्वायर की आधा है, लेकिन उसमें हम एक चीज क्या ऐड करते हैं, जब बॉल पूरी होती है उसके अंदर कोई सर्कल मौजूद है, उससे बाहर वाला सरफेस टच कर सकते हो आप, बॉल को आधा काटोगे उसका एक नीचे जो कर्व सर्कल वाला पार्ट है वो भी बनाने लग गया है, तो वो उसमें ऐड होता है। यहाँ उसके अंदर जो है एक हमारा पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं, इसलिए हमारा जो हेमिस्फीयर, जो हमारा एक हेमिस्फीयर होता है जो नीचे से बंद है, उसका हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर बनता है, ये रीजन होती है फॉर्मूला मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे अगर हम उसको कोन के ऊपर रख देंगे तो अब हम कोन की स्लॉट वाली जो हमारे कोन का कर्व पार्ट है उसे टच कर सकते हैं, और जो हमारे पास उसका ऊपर वाला पार्ट है कर्व वाला उसे टच कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोन के ऊपर हेमिस्फीयर प्लेस किया हुआ है तो उसका ये जो सर्कल वाला पार्ट है हम टच नहीं कर सकते, तो हमारे पास हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व वाला पार्ट जो है इस तरह की शेप के अंदर सिर्फ हेमिस्फीयर के कर्व वाले पार्ट को प्लस करेंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ हेमिस्फीयर के कर्व वाले पार्ट, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते, ये अंदर चला गया कोन के, और जो कोन है उसका कर्व वाला पार्ट पाई आर एल आपका, ठीक है जमा आपका जो पाई आर एल, इसका मुख्तलिफ तरीके होते हैं, पाई आर इसका आमतौर पर पाई आर होता है, ठीक है। समझाने वाली बात क्या है, ये हमने जो है पूरी इक्वेशन बना ली इसके थ्रू, बात समझ आ रही है। इक्वेशन ना सीखो, अब ये गलती कहाँ होती है, बच्चों ने रट्टा मारा होता है ना, आपको इक्वेशन बनानी आती होती, वो कहते हैं यार हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये सोचे बगैर कि उसमें वो जो सर्कल है वो यहाँ पे ढक चुका है, वो अंदर आ चुका है, हम उसको टच नहीं कर सकते, उनका आंसर हो जाता, वो कहते थे 3 पाई आर स्क्वायर जमा पाई आर एल, अब ये गलत है, बात समझ आ रही है। इक्वेशन की मैनिपुलेशन सोचा करो कि यार इसके कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्ट्स के अंदर जिनका हमें फॉर्मूला याद है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, उन चीजों में से क्या सारी चीजें आउटसाइड विजिबल है या कुछ चीजें अंदर चली गई हैं आउटसाइड विजिबल नहीं है, बाहर टच नहीं हो सकती, तो फिर उसके फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा। अच्छा, एक 3D शेप के फॉर्मूला के अंदर कोई 2D शेप तो शामिल नहीं है जिसका फॉर्मूला उसमें ऐड करना है उसके एरिया का, ये चीजें सोचोगे आपके आंसर यूं मैनिपुलेट होंगे, मैनिपुलेशन का क्वेश्चन मतलब इसमें तो गलती हो नहीं सकती, कोई मसला है नहीं इसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ मैनिपुलेट आता है। बाकी यार टाइम बहुत कम रह गया है, इसको लगाना भी है, तो नोट्स वाला जरूर चेक कर लेना, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको यूजफुल मिल जाएंगी, इस तरह की आपको बड़ा हेल्प भी करेंगी। मैंने आपको एलसी में से वाला पहले बता दिया था,
वेक्टर का भी बहुत सारा रहता है यहाँ तो यार, शिट शिट शिट। अच्छा जल्दी कवर करते हैं यार। इसका मतलब ये है कि हमारा फैक्टराइजेशन की टेक्निक जो होती है, हाँ ये कवर करना टाइम क्या कितना रहता है, अगर मैं अकाउंटिंग की वीडियो स्किप कर लूँ टाइम कितना रहता है यार, शिट। चले जो भी है, इसके यूनिट सही डालना, कहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, कहाँ मीटर स्क्वायर आ रहा है, कहाँ सेंटीमीटर, एरिया हमेशा स्क्वायर के अंदर होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब के अंदर होता है, ये चीजें इतना करना, ठीक है। बाकी चीजें जल्दी कवर करते हैं, 530 522 है, 530 तक कवर करते हैं, इसको टाइम बहुत कवर रह गया है। फैक्टराइजेशन में कॉमन गलती क्या होती है, ये देखा करो कि कहीं आपका एक कॉमन मिस्टेक है, कहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो अप्लाई नहीं हो रहा, देखो ये डिफरेंट है, a माइनस b होल का स्क्वायर ये डिफरेंट है, यहाँ होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b होल का स्क्वायर ये डिफरेंट है, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये डिफरेंट है। यहाँ आपका होता है, यानी ये आपका डिफरेंट इसकी एक्सटेंशन होती है a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, इसे रखना। तो अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आता है x स्क्वायर माइनस 16, तो ये बेसिकली आप इसको उस फॉर्म में ला सकते हो, ला के देखा करो, ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर इन a स्क्वायर, बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसकी हम जो करेंगे इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास ये x माइनस 4 और x प्लस 4 में हमारा हो जाएगा। इसको जरूर देखा करो कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है, यहाँ से कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखना। बाकी इनकी फॉर्म भी देख लिया करो, a माइनस b होगा स्क्वायर वाली फॉर्म जो होती है। अच्छा और क्या है हमारे पास, फैक्टराइजेशन टेक्निक आ गई, बैलेंस आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। मैंने और क्या बताना है, वेक्टर वाला। भाई वेक्टर में आपको आमतौर पर दिया हुआ ज़हन में क्या रखना है, अगर आप उसने वेक्टर दिया हुआ है a b का, तो ये a से b जाने का रास्ता है, a से b जाने का रास्ता है कि भाई 2 आप लेफ्ट पे राइट पे मूव करो और 4 जो है आप उसके तरह एग्जांपल है ऊपर मूव करो, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर वो कहता है b से a आना है तो ऑब्वियस बात है इसका उल्टा चलोगे ना, आप ये माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे, इसका उल्टा कर दोगे। अगर आपका a है -2 8 तो आप a भी है तो b a आपका हो जाएगा 2 -8, ठीक है, कॉमन सेंस, यानी आपने उससे उल्टा चलना है, ठीक है। जब वेक्टर के अंदर अगर आपको मॉडुलस लगा दिया हो, यानी u मॉडुलस दिया हो, तो इसका तरीका क्या होता है, आपको वेक्टर देता है a भी उससे वेक्टर दे दिया आपको, ठीक है। इसका वो आपको मॉडुलस मांग लेता है कि a b का मॉडुलस क्या है, तो भाई इसका भी स्क्वायर आप प्लस कर देना, ठीक है, यानी -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आप उसे प्लस कर दो, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल टेक्निक है, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर हमारे पास, रीजन के अंदर अगर आपको इनइक्वालिटी क्वेश्चन देता है, एक चीज अगर पहला इसमें मेन चीज ये, अगर उसने खुद कुछ किया हुआ है तो जो उसने किया ठीक है, अगर उसने सिंपल ग्रेटर टू और लेसर टू के ऊपर पक्की लाइन बनाई, ये तो आपने भी बनानी है, लेकिन अगर उसने नहीं बनाई हुई तो जो सिंपल ग्रेटर या लेसर होता है उस पर डॉटेड लाइन बनती है, क्योंकि उसके ऊपर वाली चीज, लाइन के ऊपर वाली चीज हमारे उसमें शामिल नहीं होती। अगर हमारे पास एक ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल का साइन है तो फिर हमारी स्ट्रांग लाइन बनती है, सॉलिड लाइन बनती है, क्योंकि उसमें शामिल, उसके ऊपर वाली चीज उसमें शामिल होती है। लेकिन अगर उसने ये किया हुआ है तो फिर आप ये कराना, जो उसने किया है वो सही है, अगर उसने कुछ नहीं किया फिर ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज में और आई थी, रीजन सही शेड करना, ऊपर कह रहा है नीचे कह रहा है, देखो एक आपकी इस तरह की लाइन जो होती है ना, जो भी लाइन है उसको तो चलो मैंने ये ज़हन में रखा होता कि जहां बारिश पड़ेगी ना, जिस साइड पे बारिश उसके नहीं पड़ेगी वो लेस है। अगर आप इसके नीचे बैठे हुए हो यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ बारिश नहीं पड़ेगी, ये इसका लेसन हो गया। इस तरह की लाइन में अगर आप यहाँ बैठे हो बारिश नहीं पड़ेगी, ये लेसन हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन वो पार्ट है यहाँ से बारिश पड़ेगी, इससे ग्रेटर देन हो गया, ये उससे ग्रेटर देन हो गया, एक समझाने का तरीका, ठीक है। या उससे भी आसान तरीका मैं करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, ये मैंने अपने नोट्स में पहले डिटेल से बताया है, वहाँ देखना आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट्स में पढ़ लेना, मैंने एक नोट्स बनाए हुए मेरे एजुकेटर के ऊपर लिंक पड़ा होगा, कंबाइंड नोट फॉर मेनी चैप्टर्स, मैंने 2020 के पेपर में बनाए थे, बहुत सारे चैप्टर थे कंबाइंड, उसमें मैंने ये डिटेल से पूरी बात एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरह आपने ग्रेटर देन लेसर देन करना है। इसमें की मैंने बात अभी की, इसको इग्नोर करके ना वहां से देख लेना, ज्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। जरूरी बात क्या है, रीजन को देखो x वाली x इज इक्वल टू y लाइन होगी, ठीक है, वो ऑब्वियस बात है आपकी वर्टिकल लाइन होगी, y इज इक्वल टू y लाइन जो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वो x से पास नहीं करेगी, y लाइन आपकी जो है y से पास नहीं करेगी। जो डायगोनल लाइन दी हो x - 3 इस तरह करके, उसमें तरीका क्या होता है, x की वैल्यू पुट करना, y की वैल्यू निकल आएगी, इन फॉर x अगर x 1 होगा तो इसमें x - 3 y हो जाएगा -2, x 1 होगा y हो जाएगा -2, अगर आपका x 2 होगा 2 - 3 हो जाएगा -1 आपका y हो जाएगा, ठीक है। x आपका 3 होगा तो ये आपका हो जाएगा क्या होता है 3 - 3 0, उसके ऊपर आपको रेंज दी होती है कि पूरी इक्वालिटी कहां से कहां तक चल रही है, ठीक है ना, तो उसको पुट करके आप उसकी वैल्यूज को प्लॉट कर लेना, आपकी आसानी हो जाएगी। अगर आपको वैल्यूज दी यहां पे लाइन दी कहता है इसका आप इसकी इनइक्वालिटी का इक्वेशन बताओ, ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है, पहले देखना उसका इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, वो आपकी c वाली वैल्यू हो जाएगी, अगर आपका माइनस में है तो -c हो जाएगी। फिर इसके दो पॉइंट्स लेंगे, इन पर ये पॉइंट है 1 2 और ये पॉइंट है आपका एग्जांपल ये है कि आपका ये है 0 1 एग्जांपल है, इनको लेके y2 - y1
ओवर x2 माइनस x1 करके इनका आप ग्रेडियंट ले लेना, वही आपकी y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये तरीका बनाने वाली बात थी। और क्या डॉट लाइन वाला आ गया, लेबल ध्यान से करना किससे, ये मैंने आपको कहा कि ये पर्टिकुलर बात आप मेरे नोट से देखनी, मैंने ऊपर बताया उसको इग्नोर कर दो कि भाई ग्रेटर टू और लेसर टू वाली बात जो है मेरे नोट से देखोगे आप कि भाई आपने किस तरह वो जो है आपने डिटरमाइन करना है, बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, कि उसका ग्रेटर टू है उसका लेसर टू है, ये तमाम बात जो आपने वहां डिटरमाइन करनी है। ठीक है, उसको सही मार्क करना, रीजन सही सेलेक्ट करना, ये ना कोई एक चीज मिस कर जाओ कहीं, उसमें कई बार एक चीज चेंज हो जाए रीजन बदल रहा होता है, वो ध्यान से ना जेहन में किया करोगे। अच्छा ज्यादा मसला पेंसिल लो, हल्का सा वहां बना के देखो, बाद रेस कर देना, जब तक आप उसे कर रहे हो शेडिंग करने से पहले उसे, अच्छा ये देखना कि शेडिंग उस रीजन के आउटसाइड करनी है या इनसाइड करनी है। कई बार बच्चे करते हैं कि उसका रीजन सही देख लेते हैं, लेकिन उसने कहा होता है कि शेड द एरिया आउटसाइड रीजन, वो उसके अंदर शेड कराते हैं, रीजन सही देख बैठे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से जुड़ी बात क्या है, जुड़ी बात इसमें ये है कि मैंने क्या किया, जुड़ी बात इसमें ये है कि आपने ये चीज देखनी है कि यार जो रीजन आप शेड कर रहे हो, जो मैं यहाँ बात समझाने वाली थी, मैं बता रहा था आपको, क्या बताने लगा था मैं आपको, बात निकाल दी यार, क्या बात करने लगा था पता नहीं यार, रीजन वाली बात नहीं बता रहा, रीजन वाली शेडिंग के अंदर आपने ये जरूर देखना है कि ये उसमें ना पेंसिल से बना लिया इस लाइन से वो नीचे कह रहा है, इससे लेफ्ट कह रहा है, इससे अप कह रहा है, इससे डाउन कह रहा है, बाद में उसको रेज करके अपनी शेड कर दो। ठीक है, वो ध्यान से कौन सा करना है। ठीक है, ऊपर आ गया हमारे पास, ये आ गया उसको क्या आ गया हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, ये किधर गया, वेन डायग्राम की स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है अपने नोट्स दी है, कॉमन बात बताने वाली है, आम तौर पे लेफ्ट टू राइट चला करो, उसको सॉल्व करने में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया करो, बेशक आप पेंसिल से ना सब सेटिंग बना के उसको करके वहां इरेज करने को, ताकि आपको पता हो स्टेप बाय स्टेप क्या चलना है। दूसरा, ब्रैकेट हमेशा पहले उसमें सॉल्व होगी, ये ध्यान रखना है आपने, ब्रैकेट को गलत ना मिक्स कर देना, ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करते होते हैं, ब्रैकेट अगर सारी खत्म हो चुकी है तो लेफ्ट टू राइट चलना है आपने। ठीक है, सिंपल है, मैंने उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, उसको जरूर देख लो, नोट्स को बड़ा हेल्प होगा उससे आपकी। सीक्वेंस वाली बात ये बहुत जरूरी है यार, उसने आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस में ना एक सीक्वेंस वो आपको देगा जो बहुत सिंपल होगा, उसके अंदर या तो कुछ प्लस हो रहा होगा या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, सही है, उसके अंदर तो आपने नेक्स्ट या प्रीवियस वैल्यू बतानी होगी, वो तो सिंपल नहीं है, कुछ उनमें देखना है दोनों वैल्यू कुछ प्लस तो नहीं हो रहा, माइनस तो नहीं, कुछ ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो रहा, दो कम से कम वैल्यू देखना, अगर उससे हो गया आ रहा तो अपना सही है। फिर वो आपको देगा उस सीक्वेंस का, आम तौर पे उसका वो आपको फॉर्मूला देगा कि इसका फॉर्मूला ये, अब उसके बाद वो आपको देगा दो और सीक्वेंस, वो पूछेगा इन जो हमने और सीक्वेंस दिए इनके फॉर्मूला क्या हैं, अगर आप उन सीक्वेंस के फॉर्मूला खुद से बनाने बैठे कभी नहीं बनेंगे। उसने जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ना, आप देखो कि आपके नए वाले सीक्वेंस में पिछले वाले से क्या डिफरेंस है, वही चीज उसमें ऐड प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, आपका जो है खुद का खुद फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मैं एक पेपर से एग्जांपल देता हूं, 486 उसने आपको दिया हुआ है, ये आपको उसने दिया हुआ है ओरिजिनल वाला, ठीक है, नीचे उसने आपको दे दिया, अब इसका वो क्या कहता है कि नेक्स्ट वैल्यू बताओ, मतलब 4 यहां बेसिकली क्या हो रहा है कि हम पिछली वैल्यू को प्लस कर रहे हैं, 4 + 4 हम 8 कर रहे हैं, 8 + 8 16 कर रहे हैं, 16 32 कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू 64 हो जाएगी, बात खत्म, ये तो हमने कर दिया। अब वो आपको कहता है कि उसने आपको नेक्स्ट पार्ट में कहा कि ये जो इक्वेशन है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है 2 की पावर n + 1 है, वो वाला ना 2 की पावर हां 2 की पावर n + 1 फॉर्मूला है। अब वो कहता है एक और सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर क्या हो रहा है, वो कहता है कि भाई उसमें पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 5 है, तीसरी वैल्यू हमारे पास 18 आ रही है, चौथी वैल्यू से क्या बताई थी 29 आ रही है। अब बच्चे क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला बना बैठे हैं, यार इसका नहीं बनाना, आप देखो कि जिसका फॉर्मूला उसने आपको दिया है उससे इसमें क्या फर्क है, उससे क्या फर्क है, इसकी पहली वैल्यू उसकी दूसरी वैल्यू फर्क ये है कि -3, कम से कम 3 वैल्यू का जरूर देखना, क्योंकि एक वैल्यू देखोगे ना गलती हो जाएगी, कम से कम 3 देखना, मैं समझाता हूं, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 3 का -3 हो रहा है, इसकी दूसरी वैल्यू इसकी तीसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू -3 हो रहा है, इसकी तीसरी वैल्यू इसकी तीसरी वैल्यू में भी नहीं, मैंने गलत कर दी है, गलत कॉपी कर ली है, क्या किया मैंने 13 सॉरी 13 नहीं 18 है, 18 नहीं 13 है, मैंने कॉपी कर ली है, आई एम सॉरी 13 है, तुम सही कर दो यार। हाँ ये देखो, अब इसकी भी इसकी वैल्यू -3 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है, हमारा बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है, इसमें माइनस हमने 3 कर देना है, अब यू इक्वेशन बन गई, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला थोड़ा ट्रिकी था, उसने कहा भाई इससे नेक्स्ट वाली इक्वेशन उसने दी कि पहली वैल्यू आ गई है 10 19 32 30 53 10 19 32 53 ऐसे ही है। अब यहां थोड़ा सा मसला है, यहां क्या हो रहा है कि पहली वैल्यू जो हमें जिससे उसने इक्वेशन दी हुई है उसकी पहली वैल्यू इसकी पहली वैल्यू में +6 का डिफरेंस है, दूसरी इक्वेशन जो उसने हमें दी हुई है, पहली इक्वेशन की दी हुई है उसकी दूसरी वैल्यू और इसकी दूसरी वैल्यू में 11 का डिफरेंस है, इसकी जो तीसरी वैल्यू है और इसकी तीसरी वैल्यू में हमारे पास कहता है, पहली क्वेश्चन हमारे पास थी 4 8 16 32, वो कहता है 10 19 32 और आगे व्हाटसएवर।
अब यहाँ हमें इसका पता है कि 2 × n+1 फॉर्मूला है। यहाँ क्या हो रहा है देखो, यहाँ पहले वाली वैल्यू के अंदर जो है ना हमारे, इसको समझना, पहली वाली वैल्यू हमारा प्लस हो रहा है 6, दूसरी वैल्यू कितना प्लस हो रहा है 8 और 19 में 11 का डिफरेंस है, इसमें हमारा 16 और उसके अंदर हमारा 16 का डिफरेंस है। ऐसे बेसिकली ये है कि हमने अब यहाँ इसकी जो ट्रिक होती हुई होती है, हमें देखना है कि इसकी जो पिछली वैल्यू होती है वहाँ क्या होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारी इससे पिछली वैल्यू में यहाँ आ रहा है, इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 5 का, इसका डिफरेंस आ रहा है फर्दर 5 का, ऐसा ही है। अब हमें देखना है कि हमें बेसिकली क्या ऐड करना है, तो हमने जाना होता है पहले n0 की वैल्यू पे, यानी अगर n0 होता तो उसमें भी एटलीस्ट जो है हमारा जो है वो ऐड हो रहा था, 5 ऐड हो रहा होता, ऐसा ही है। अब हमें देखना है कि 5 के बाद हमारा एक 5 ऐड हो रहा होता और एक हमारे उससे वैल्यू ज़्यादा ऐड हो रही होती, जो बात समझाने वाली है। यानी कि इसको यूँ समझ लें, मैं आपको ये आसान तरीके से समझाता हूँ। हम जब इसको n0 पे लेके जाएंगे, हमारा n1 आ गया, n2 आ गया, n3 आ गया, n4 आ गया, ठीक है। n0 पे हमारी इसकी वैल्यू आती 2 × पावर 0, इसको यूँ समझो, एवेल्यूएट कर लेते हैं, 2 × 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 1 2 की पावर 1, यानी हमारा पहली वैल्यू 2 होती, ठीक है। इधर ऑब्वियसली बात है कि हमारी इस तरह प्रोग्रेस कर रही है, यहाँ हमारे 10 और उसमें 10 और 19 में हमारा 9 का फर्क है, ठीक है। यहाँ यानी सॉरी हमारे उसमें 4 और उसके अंदर 10 का 6 का फर्क है, 8 और हमारे पास 19 के अंदर 11 का फर्क है, यानी हमारा यहाँ +5 हो रहा है फर्क के अंदर। तो यहाँ हमारा -1 करके हमारी पहली वैल्यू आती 6 में से हमने 5 माइनस किया, यहाँ हम इसे 1 प्लस करते हैं, उस वैल्यू के अंदर हमारे पास 3 की वैल्यू आती है यहाँ पे 1 प्लस करके, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ हमने निकाला क्या, यहाँ हमने वो चीज निकाली जो n0 पे भी एग्जिस्ट करेगी पहली इटरेशन पे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो भी वैल्यू होगी हमने उसमें +1 तो करना ही करना है। फिर समझ लो इसको, उसने हमें दिया कि यार 4 8 16 32, ये उसकी हमारे पास आ गया 2n+1 इक्वेशन। वो कहता है नए वाला है 10 19 32 आगे जो भी व्हाटसएवर, ठीक है। ये हमारी पहली इटरेशन, ये हमारी दूसरी इटरेशन, ये हमारी तीसरी इटरेशन, ये हमारी चौथी इटरेशन, ठीक है। हमें जाना है पहले कि 0 इटरेशन पे क्या होता है। यहाँ ये कि 4 और 10 में 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ इसमें हमारे पास 6 और 8 और 19 में 11 का, यहाँ 16 का। तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इनमें हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 5 का, फिर 5 का, यानी कि इस वाली वैल्यू के अंदर हमें इससे 5 कम यानी 6 - 5 1 ऐड करना है इसके अंदर। तो इसका हमारा 2 की पावर 0 × 1 हमारे पास 2 वैल्यू आ जाती, यानी पहली वैल्यू हमारी 3 बनती, इसमें इस वाले सीक्वेंस के अंदर 1 ऐड करके 1 इसमें ऐड करके, सही है। तो n हमें अब समझ आ गया कि n0 के ऊपर हमने क्या ऐड करना है इस इक्वेशन में, हमने इस इक्वेशन में 1 ऐड करना है। हमारा पहली चीज आ गई 2 × n+1 + 1, ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हमें देखना है कि बाकी सब के अंदर क्या हो रहा है। n1 n2 में हमारे पास 5 की यानी हमारे पास जो है 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 है, हमारे पास जो 5 है ये ऐड हो रहा है, 5 हमारे पास ऐड हो रहा है 1 टाइम, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 ऐड हो रहा है 2 टाइम, यानी कि इसमें हमारे पास बेसिकली जो है 5 ऐड हो रहा है, यहाँ 5 ऐड हुआ था, यहाँ हमारे पास टोटल जो है इसमें 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। क्यों वो 10 ऐड हो रहा है, हमने सिर्फ 1 निकाल दिया, देखो ना। अब हमने जब 1 निकाल दिया, हमारे पास इसको अलग से कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन गया 10 19 32 4 8 16, हमारे पास 1 निकल जाएगा क्योंकि हमने ये डिटरमिन कर ली है कि 1 वैसे भी ऐड होना है। हमारी बात में जेब में बात क्लियर हो गई कि 1 तो यहाँ ऐड होना ही होना है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिक फर्क आ गया, यहाँ 5 ऐड हो रहा है, यहाँ 10 ऐड हो रहा है, यहाँ 15 ऐड हो रहा है, ऐसे ही है। उस 1 को निकालने के बाद, क्योंकि वो 1 हमारा अलग से यहाँ पे सेट हो गया, 1 तो हमने डाल दी, आना ही आना है। इसका मतलब ये है कि जितनी n की वैल्यू है ना, उतना उसमें हमारा n का मतलब ये कि हमारी इटरेशन नंबर 1 है, ये हमारी इटरेशन नंबर 2 है, ये हमारी इटरेशन नंबर 3 है। यहाँ 5 1 टाइम्स ऐड हो रहा है, यहाँ 5 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, यहाँ 5 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी 2n+1 हो गई, +1 वैसे आ गया उसके अंदर, प्लस 5n हमारे उसमें ऐड होगा। जब 5 0 था, 5 × 0 0 हो गया। हम इवेल्यूएट करके देखते हैं, देखो 2 की हमारे पास इटरेशन 0 पे आ जाती है, ठीक है। 2 की पावर 0 + 1 + 1 + 5 × 0, यानी कि हमारे पास हो गया 2 की पावर 1 + 1 + 0, 3 आ गई पहली वैल्यू, हमारी पहली वैल्यू 3 बनती है, हमने ये निकाली थी ऊपर, ये देखो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कहां गया, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास देखो 3 आ गई है, सही है। इस तरह हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 की पावर n + 1 + 1 + 5 की पावर 1, 5 थी 5 × 1 5 1 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया 2 × 1 + 1 + 1 + 5 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 हो गया 4 प्लस हमारे पास 6 हो गया 10, हमारी दूसरी वैल्यू 10 आ रही है, हमारी n1 की वैल्यू 10 आ रही है, n1 की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। इस तरह हमें नेक्स्ट करके देख लेते हैं इवैल्यूएट करने का तरीका। 2 × n + 1 + 1 + 5 की पावर 2, क्योंकि हम सेकंड इटरेशन पे आ गए हैं, ठीक है।
ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 3 जमा 1 प्लस 10, 2 की पावर 3 8 प्लस 1 प्लस 10, ये हमारे पास हो गया 19। हमारी यहाँ पे वैल्यू 19 आ रही है, 19 आ रही है, समझ आ गया। स्टेप समझ लो, पहला स्टेप हो गया कि हमने देखना है हमारे गिवन उसमें से और हमारे असफल वाले में डिफरेंस क्या आ रहा है। फिर हमने आ जाना है n0 इटरेशन पे, जब हम लोग कोई इटरेशन नहीं कर रहे, हम जब इस फार्मूला में जो दिया फॉर्मूला 0 ऐड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू इस वैल्यू में क्या फर्क आएगा, गिवन द डिफरेंस बिटवीन आर डिफरेंसेस इन द वैल्यूज, ठीक है। उसको हमने यहाँ पुट करके उसकी हमने वो वैल्यू सेलेक्ट कर दी, वो हमारा उसमें कांस्टेंट है। फिर हमने बाकी को देखा भी कितना चेंज हो रहा है, उसको n के साथ कंबाइन कर दिया, हमारा उसमें इक्वेशन बन गई। सिंपल ऐसे इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन यूं बनेगी। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, एक्सपेंशन। ये हो गया एक्सपेंशन का। यार देखो ध्यान में, एक्सपेंशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप किया करो, जल्दबाजी में उसको गलत बच्चे कर अक्सर ना गलत कर बैठते हैं। पंखा चल रहा है इसका? अच्छा खैर ये हो गया एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन के अंदर। अगर आपको कहता है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, तो उसमें ना जो बच्चे गलती करते हैं क्या होती है, देखो उसने आपको दिया हुआ है x + 5 - 2 1, और यहाँ दे दिया उसको 2/3 - 5x + 7x - 20। इस पूरे को जो है एलसीएम बना लो, इसको भी एलसीएम बना लो और इनको मल्टीप्लाई कर दो ना आपस में, u 3 - 5x + 7 70 - 2 जो भी लिखा है ऊपर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर एंड में आप इसको आप जो है इनको मल्टीप्लाई करके एंड में आके उनकी जो है आप वो कर लो, सिंपलीफिकेशन कर लो, ठीक है। मैट्रिक्स को मैंने नोट समझाया हुआ है, कहाँ मैट्रिक्स प्लेस होना है। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जुड़ी बात, अगर एक ऑब्जेक्ट को एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स उसके इमेज पे ला रही है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो उस इमेज को उस ऑब्जेक्ट पे वापस लाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पेपर 1 का ट्रिक है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्ट्यूज एंगल कैसे डिटरमाइन करते हैं, कोसाइन रूल के साथ, ये मैंने बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है अपने नोट्स के अंदर। पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, कोसाइन रूल की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही होगी सिर्फ cos वाली वैल्यू तक, तो ऑब्वियस बात है उसमें ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आएगा। ये तमाम मैंने जो डिटेल में अपनी नोट समझाया, इसको जरूर गो थ्रू कर लेना। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन पहले, कि वो आपको बताया था कि यार वैल्यू देता है, कोसाइन रूल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट पे जाके आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या ये वैल्यू ऑब्ट्यूज हो गया, एक्यूट के ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ही हो सकता है, ठीक है। बाकी यार बेस्ट ऑफ लक बच्चों तक जरूर पहुंचाना। अकाउंटिंग में थोड़ा सा लेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारा काम करना है इसके बाद, तो उसको बना के बताते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और ये हमारी वीडियो हो गई ऐसी होगी बंद, नहीं बंद नहीं हुई।